बहुत बड़ा एजाज है 22 करोड़ के अवाम में आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। जब हुक्मरानों के ये हालात होंगे हम क्या कर लेंगे फिक्र करके। हर बच्चे की ख्वाहिश है कि मैंने बड़ा होकर क्रिकेटर ही बनना है, क्योंकि उसको उसमें पैसा नजर आ रहा है। आपकी वोटर लिस्टें अपनी मर्जी की थी, आपका हमला अपनी मर्जी का था। मेरे नाम से मेरी पहचान है। हमने पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी की। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेर और मेरे साथ मौजूद हैं तलहा जतोई। और आज की सुबह कराची की हसीन सुबह है क्योंकि रात में बहुत ही खूबसूरत बारिश हुई है, जिसके बाद टेम्परेचर भी डाउन हुआ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम के असरात हैं मूड पर। लेकिन बारिश के बाद जो धूप निकली है वो भी बड़ी कड़कती है, मतलब अभी ऐसा जिस तरह गर्म नहीं थी, कड़कती भी नहीं थी। प्रोग्राम शुरू से 2 घंटे पहले आती है ना, मैं 15-20 मिनट पहले आता हूँ तो मुझे ज्यादा लग रही थी। बस देख लें, टाइम से आया करें, आपको देर इसीलिए हो जाती है। मैं इतना तैयार नहीं होता ना, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, आप तैयार ज्यादा। सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। ये अभी इससे मतलब प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी ये बात हो रही थी, अपनी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। एनी हाउ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, वरना गुफ्तगू ये चलती रही तो पता नहीं चलेगा टाइम का। कोट ऑफ द डे क्या है? कोट ऑफ द डे में हम आपके सामने एक कॉल रखेंगे। मारूफ बुजुर्ग शहनशाह विलायत उन्हें कहा जाता है, गौसे आजम गौसुल सकलैन हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी मुसीबतों को छुपाओ, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। यकीनन इसको समझाने का एक और मैं आपको जुमला आपके लिए पेश करूंगा कि मुसीबत को मुसीबत समझना सबसे बड़ी मुसीबत है। इस दुनिया के जो शहनशाह हैं, इस आलम के जो शहनशाह हैं, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया है, जो अल्लाह ताला के महबूब हैं, हबीब हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने फरमाया, उनका कौल आली शान है नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, कि मुझसे इतना इम्तिहान लिया गया कि 100 पहाड़ रेजा रेजा हो जाते अगर उनसे वो पहाड़ इम्तिहान लिया जाता। तो कहने का मकसद ये है कि जिस इंसान की ज़िंदगी में इम्तिहान नहीं है उसको ये सोचने की ज़रूरत है कि उसकी ज़िंदगी में इम्तिहान क्यों नहीं है। अगर इम्तिहान है तो परेशान ना हो, उस पर फ़ख्र करे, सब्र करे, शुक्र अदा करे, अल्लाह का मुश्किल से निकल जाए। बिल्कुल। और ताला कहते हैं ना कि अल्लाह ताला इतना बोझ डालता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सके, तो वो आपकी आजमाइश होती है, वक्त तो गुजर जाना होता है। लेकिन वो लोग जो वावेला करते रहते हैं, रो रो के लोगों को बताते रहते हैं कि मैं तो इस मुश्किल में इस वक्त हूँ और मेरी को मदद करो, तो उनकी वो मुश्किल तवील होती जाती है। खामोशी से सब्र किया जाए तो वो जल्दी खत्म हो जाती है। और सुन्नत समझना चाहिए इसको कि अगर उनका इम्तिहान हुआ है तो हमारा भी होना चाहिए। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बड़े केस की बड़ी समाअत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 8 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। बिल के खिलाफ दायर मजीद 3 आईनी दरखास्तें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। बोल कल भी अदलिया के हक में खड़ा था और आज भी कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा है। बजट से पहले असेंबली तोड़ने और बचाने की जंग। तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। हुकूमती टीम मामले को बजट के बाद तक ले जाने के लिए कोशा। PTI ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी। कराची की आज़ादी के तयन पर भाव-ताव जारी। हुकूमत गिनती 1 करोड़ 78 लाख करने पर मान गई। जमात इस्लामी नंबर 2.25 करोड़ तक ले जाने के लिए कोशां। और जनाब तैमूर खान के आगे जो आया टिक न पाया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कॉन्टिनेंटल हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर फातेह करार पाया। बैंकॉक में सबसे लाली परचम लहराने वाले रिंग के किंग की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। सैरिश, कभी आप किसी रिंग में उतरी हैं? नॉट एट ऑल। उतरना चाहिए, बहुत मजा आता है। रिंग में उतरने के बाद मालूम पड़ता है कि वो 3-5 मिनट का राउंड ऐसे लगता है जैसे कई घंटों पर मुहित है, खत्म ही नहीं होके दे रहा। लेकिन मेरा ख्याल है उसमें पंचेस क्या आपने खाए हैं? मैं तो इसी डर से नहीं उतरूंगी कभी। मैं थोड़ा शौकीन रहा हूँ किक बॉक्सिंग का, जुजित्सु का, किककुशन का, फाइटिंग स्टाइल्स का, MMA का, तो हम करते रहे। तभी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि रिंग में उतरे। एक दिन हम सैरिश को भी रिंग में उतारेंगे, वो दिन दूर नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एनी हाउ, अब ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो ट्रेंड्स आज बड़े दिलचस्प से हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी टाइम है उनमें, जिस तरह एशिया कप है।
अभी वक्त है, सितंबर में होना है, 3 महीने से ज़ायद अभी बाकी हैं, मगर सोशल मीडिया पर सारिफीन अभी से इंडिया के पाकिस्तान में न खेलने के इनकार के बावजूद ट्वीट्स कर रहे हैं। और इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि 5 नेशन सीरीज़ जो करवाने का इल्ज़ाम है सारिफीन ने इंडिया पर लगा दिया है, जिसमें पाकिस्तान की शिरकत को मशकूक करार दिया जा रहा है। टॉप ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। यकीनन हम जानते हैं कि बीच में ऐसी भी चहमगोइयाँ सरगोशियाँ हो रही थी कि जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं वो दुबई में करवाए जाएंगे, यूएई में करवाए जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वी नो कि वर्ल्ड कप भी सर पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान इंडिया जाएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए या नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स कारमा है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट यू शैल सो शैल यू रीप, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। तो वाजे है कि अगर इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा उनके पास खेलने के लिए, ये मुझे तो वाजे है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स पीसीबी का फैसला करता है तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल जनाब, और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके काफ़ी चर्चा हम लोगों ने ट्विटर पर देखी है। मायनाज खिलाड़ी और बैटर हैं मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि ट्रेंड भी है। मोहम्मद रिजवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से वो ट्रेंड कर रहे हैं और वनडे में 4थे नंबर पर खेले जाने पर 5वीं पोजीशन से वो खुश नहीं है। कौमी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के बयान पर सारिफीन की जानिब से उनके लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है, जबकि पाकिस्तान अपना तीसरा वनडे 3 मई को कराची में खेलेगा और इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। आपको क्या अच्छा लगा मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मुझे अच्छा क्या लगा, अच्छा तो खैर जाहिर है कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो गिले शिकवे ही कर रहे थे। मैं समझा आप कहेंगी मुझे उनके सफ़ेद होंठ बड़े पसंद आए जो उन्होंने वाइट किए हुए थे, वो सनब्लॉक से नहीं आए पसंद। नॉट एट ऑल, वो ग्राउंड में अच्छे लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करके बैठना चाहिए था। पसंद आया सर, जो मुझे पसंद आया इट वाज रिजवान स्वैग। वो जिस तरह बात करते हैं, वो जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपना इशू उठाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका नेचुरल स्टाइल बोलने का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो के वो कुछ लोग जो है जबरदस्ती मुंह टेढ़ा करके अपना स्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर रिजवान जैसे हैं वैसे ही टीवी पर आते हैं। उल्टा मजाक भी आपका बनता है तो बेहतर ये होता है कि आप जैसे हैं नेचुरली वैसे बिहेव करें, क्या जरूरत है बन के दिखाने की। कई लोग टीवी पे आके बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, उनका बात करने का अंदाज ही बदल जाता है और वो समझते हैं कि शायद हमें लोग ये समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, लोगों को पता चल रहा होता है कि जो है। तो रिजवान का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। सही, चले जनाब अब आगे बढ़ते हैं। मैं उन तक मैसेज पहुंचा दूंगी आपका अगर मेरा कभी राब्ता हुआ। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत ही अहम मामला जो कि ज़ेरे समात आने वाला है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल है, जिसके खिलाफ 8 रुकनी लार्जर बेंच आज समात करेगा। बिल के खिलाफ दायर मजीद 3 आईनी दरखास्तों को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने नंबर अलॉट कर दिए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। दरखास्त गुजार के वकला आज अपना अपना मुकदमा तला अदालत में पेश करेंगे। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बिल के ऊपर कितनी सियासत हुई है, किस तरीके से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये बिल दस्तखत किए बगैर वापस असेंबली को भेजा, तो वो यकीनन सूरत हाल बड़ी गंभीर है सरिश। बिल्कुल, और तला एक और चीज़ जो है बड़ी, वो मुझे तो लग रहा है डेडलॉक ही है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि राउंड हो रहे हैं, लेकिन आज फाइनल राउंड भी है, पर मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है पीटीआई के हवाले से भी कि मुज़ाकरात का आज फाइनल राउंड है। क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, सबकी नजरें। छापे मारते हैं घरों पे, सुबह को मुज़ाकरात करते हैं, तो सिचुएशन इज वियर्ड। और आज ये बड़ी अदालत लगेगी, सबकी नजरें अदालत की तरफ हैं और इस वक्त हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच अदालत के अहाते में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कितने बजे केस की समाअत का आगाज़ होगा। तैयब आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उससे मुतल्लिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में 11:30 बजे शुरू होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस मामले पर समाअत करेगा और इस हवाले से अटारनी जनरल और तकरीबन 9 सियासी जो जमातें हैं जो इस टाइम कौमी असम्बली के अंदर बैठी हुई हैं, उन सब को जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं और फरीक बनाने के लिए कहा गया है कि कोई भी पार्टी अगर फरीक बनती है तो वो फरीक बन सकती है। तो इसके साथ साथ गुज़िश्ता समाअत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो इब्तदाई समाअत की थी, उस इब्तदाई समाअत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पार्लिमान की जानिब से जो कानून पेश किया गया, उस कानून को जो है उड़ा कर रख दिया, या आप यूँ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया और रोक
किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो उस पर दस्तखत वो करे या ना करे, लेकिन अब वो गैर मौसर हो चुका है जब तक सुप्रीम कोर्ट फर्दर इस हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं करती। इसके साथ साथ इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 और फिर दरख्वास्तें भी दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उन दरख्वास्तों पर नंबर भी लगा दिया गया और आज भी इस दौरान समाअत उनको जो है उनकी भी समाअत होगी। लेकिन ये मामला जो है वो आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बिल को जो है वो इसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया तो फिर मैं चाहूंगी एक चीज पार्लियामान जो है वो सामने आ गई पार्लियामेंट के। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका तैयब, आपने हाल से आगाह किया और गाहे बगाहे आपसे पूछते भी रहेंगे। ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने, कानूनी माहिर भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पहले तो ये बताएगा क्योंकि आप एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, व्हाट इज़ योर टेक ऑन द जो आज हेयरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, आपकी नज़र में क्या होगा आज अदालत के अंदर? क्या इस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको बरकरार रहने दिया जाएगा? व्हाट इज़ योर ओपिनियन सर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तला भाई, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन मैं तालिब इल्म हूँ कानून का। सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है, मैं इस तरह से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों को जो हमें देख रहे हैं, कि एक शख्स है जो किसी भी मरीज का हार्ट का ऑपरेशन करने लगा है लेकिन उसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो अगर उसको समझ आती भी है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके क्रेडेंशियल्स पूरे नहीं हैं। तो इसी तरह ये जो पार्लियामेंट है जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ, मुझे इस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बड़ा एजाज़ है 22 करोड़ के अवाम में आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल तलहा साहब ये है कि पार्लियामेंट अगर कोई आईनी तरमीम करती है तो उसके लिए उसके लवाजमात हैं कि 2/3 से कम से आप पास नहीं कर सकते और 100 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामान से बाहर बैठे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक ऐसी जमात को हुकूमत बनाने दी गई है जो 80 सीटें ली है, 85 सीटें ली है मुस्लिम लीग नून ने और 125-130 सीट लेने वाली पीटीआई बाहर बैठा दी गई है। तो जब एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और उनके पास आईनी तरमीम का ना हक है ना उनके पास स्ट्रेंथ है, तो सुप्रीम कोर्ट को कवर है आईन पाकिस्तान का। अब अगर आप आईनी तरमीम नहीं कर सकते सो मोटो नोटिस के कानून में, और फिर टाइमिंग इंतहाई अहम है कि जब तहरीक अपना सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया आर्टिकल 224 की बुनियाद पे कि आर्टिकल 224 कह रहा है कि 90 दिन में आप इलेक्शन करें, तो उसी रात फिर आप जाके उसके इख्तियार में आप चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आपकी इंटेंशन अच्छी भी है तो आपकी टाइमिंग इंतहाई गलत है, क्योंकि इससे सब ने यही तासुर न सिर्फ लिया है बल्कि आपने किया है कि आपने जुडिशल रिफॉर्म के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे आप हमला आवर हुए हैं, और अगर उस पे रुकते तो भी बस थी, लेकिन आपने बाकायदा पार्लियामेंट में अपनी लीडरशिप से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकारीर के जरिए एक अटैक लॉन्च किया। और आपने जो 50 साल तकरीब मनाई पार्लियामेंट में, तला साहब, सैरिश बीबी, मुझे ये बताएं कि क्या आईन पाकिस्तान की तकरीब मना के आईन पाकिस्तान ताकतवर होगा या उस पर अमल करके? आपने पूरा दिन हमारी ही जुडिशरी के एक सीनियर जज को बुला के उनके सामने जो पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुए, आईन का दिन मना रहे हैं तो आईन का दिन मनाएं। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मजदूरों का भी दिन मनाया था, सिर्फ बातें की हैं खान साहब, मजदूरों के लिए किया कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और भी है खान साहब जिस पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़े सा इस पर लपकुशाई कीजिएगा कि आज जो इस्तेहकाक कमेटी का इजलास भी बुलाया जा रहा है। सब कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए का खांचा पड़ा है भाई। अब शाहिद खाकान, एक्स प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम लीग नून इस एलिजिंग के 20 बिलियन रुपीस का खांचा पड़ा है आटे की इस तरसील में, हम तो नहीं कह रहे। सही। अच्छा, आज जो ये 2 बजे इजलास बुलाया जा रहा है इस्तेहकाक कमेटी का, इस पर आप क्या कहेंगे? उस पर जो 16वें नंबर पर लिस्ट में शामिल है पॉइंट, वो जजेस के हवाले से ही है कि उनको तलब किया जाए या बुलाया जाए, और सरप्राइज भी नून लीग वाले कह रहे हैं कि कुछ मिलेगा आज, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, दोनों तरफ जो हैं कुछ ट्रबल मेकर्स भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुल्क को आइन पे चलाना चाहते हैं और मौजूदा बिगाड़ को सुधार की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बीच में जो गैप आया, तो गैप के दौरान आपने देखा होगा कि जो परवेज इलाही साहब के घर पे जो उन्होंने हमला किया है, क्यों किया? क्या परवेज इलाही साहब, उनको आज पता लगा है कि खुदा न खास्ता ये करप्ट हैं? और आज ही उन्होंने जो है कब आखिरी बार कब किसी करप्शन केस में बख्तर बंद गाड़ियों में लोगों के दरवाजे तोड़े?
मियाँ साहब को तो 50 रुपए के स्टॉम्प पे बाहर जाने दिया गया। तो ये सारा क्या हमें समझ नहीं आ रही कि इन डायलॉग को सबूताश करने की कोशिश है। और मैं डायलॉग में जो लोग बैठे हैं बसद एहतराम सारे मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा, इस तरफ मुल्क का एक बड़ा अहम मामला है, आप उसमें 2-2, 3-3 दिन की छुट्टियां कर रहे हैं। अगर आपके घर में आग लगी हो आप छुट्टियां करेंगे, आप बैठ के उसका मसले का हल निकालेंगे। आप तो ये डायलॉग क्या सारा ड्रामा है खान साहब, या इसमें हकीकत भी है इसके अंदर? सिविल जज का केस बना दिया है कि 3 दिन की छुट्टी। देखें, मेरा अपना जाती काम पीछे रह जाता है जब ये झंडा सामने हो। आपको पूरा मुल्क देख रहा है कि आप कमेटी में बैठे हैं, आप जाके 3 दिन की छुट्टियां मना रहे हैं, उसके बीच में जाके वो चल दौड़े उधर। अब जहां तक ये आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मैं ये बात दोबारा करके कि ये कमेटी को चाहिए इसको ज्यादा सीरियस लें, छुट्टियां ना करें, सुबह से शाम तक बैठे, 24 घंटे बैठे, इसका हल निकालें। और ये जो इन्होंने आज प्रिविलेजेस कमेटी की बात की है, आप मुझे एक बात बताएं, क्या पार्लियामेंट का जो मेन इजलास है वो पावरफुल है या किसकी कोई कमेटी या सब कमेटी? आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे आर्टिकल 68 की वजह से आप जजेस के कॉन्डक्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं डिस्कस कर सकते। आपने कोई लॉ मेकिंग करनी है, आईनी तरमीम करनी है, और जिस कानून के तहत प्रिविलेजेस कमेटी अपनी मीटिंग बुलाती है वो आर्टिकल 66 है। और आर्टिकल 66 के शुरू में लिखा है, लेकिन इनका मसला ये है अंग्रेजी या पढ़ना नहीं चाहते या वैसे ही अंग्रेजी से इनको बैर है और उर्दू में तर्जुमा करके पढ़ते नहीं है। मिठाइयां पहले खाते हैं। साहब ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, माजी भी हमारे सामने है। माजी में भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपको प्रिविलेज है, सुने, पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपको प्रिविलेज है, आपको कबर है कि आप जो भी कहें आप कह सकते हैं, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन के आईन की कुछ शिकें हैं, कुछ कदगन हैं जो आपको कवर नहीं देती, और उनमें से एक ही आर्टिकल 68 है। तो अगर आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे जजेस को आप कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट की कमेटी में कैसे उनको बुला सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है खान साहब, लेकिन अभी जो खिचड़ी एक पकी हुई है, बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं। मैं चाहूंगी इस पर अगर आपके कानों तक कोई खबर पहुंची है तो आप भी बताइए। एक तो ये मुज़ाकरात के लिए टाइम सुबह का रखा गया था, उसको चेंज करके रात का कर दिया गया है। उसके अलावा ये प्रिविलेज कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है, फिर चेयरमैन का इस्तेकाक है, उनकी मर्जी है कि वो एजेंडे पे किस चीज़ को रखते हैं, और वो सरप्राइज है। ये जो टाइमिंग चेंज की गई है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इस पे तो कमेटी मेंबर कमेंट कर सकते हैं। मैं तो इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो माहौल को खराब करे, लेकिन एक बात करूंगा कि खान साहब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी फुलफिल की जा रही है ताकि कह दिया जाए कि हमने तो मुज़ाकरात किए, सियासी अमल पूरा किया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सीरियसनेस हमारी तरफ से तो इस पे है। हुकूमती हलकों ने भी अपने आप को लाताल्लुक किया है परवेज इलाही साहब वाले वाक़े से, लेकिन बहरहाल हुकूमत है तो सही नाम की हो, लेकिन किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। एक बात है कि अगर कोई टाइम आपका मुज़ाकरात का फिक्स है, उसको चेंज किया जाना कोई अच्छा शगुन नहीं होता। बाकी ये जो आपने प्रिविलेजेस कमेटी में बुलाया है, या आप इस वक्त माहौल ऐसा देख रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। देखें, बहुत से लोग इस मुल्क में ऐसे हैं जो इस सिस्टम को इस तरह नहीं देखना चाहते, जो ये देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सियासतदान जो है अब इसको मसले को बैठ के हल कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की खानापुरी के लिए लोग बैठे हैं। मुझे गुड इंटेंशन नजर आती है, लेकिन अब उसको कंटिन्यू कितना करते हैं ये अब डिपेंड करता है। खान साहब देखिए, सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है, और जो ये इस्तेहकाक कमेटी वाला सारा मामला है हमारे सामने है। कोई भी फैसला आता है, क्योंकि ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स से यूज कर रहे हैं, बाज़ाहिर इनके इंटेंशन नहीं लग रहे कि ऊंट किसी करवट बैठे। कोई फैसला अगर बड़ा आ गया तो क्या ये मानेंगे उसको? आई डोंट थिंक सो। देखिए, मैं तो यहाँ पे एक तो वो आईनी उसको कोई कवर नहीं है, तो वो नकार खाने में तोती की आवाज़ें चीखते रहें, अपनी तरफ से यहाँ से व्हाइट हाउस को भी ख़त्म करने, अपनी तरफ से जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ले आए, तो आपके पीछे कोई आईनी या कोई डिफेक्टो या जजोरे कोई पावर है नहीं इसके लिए। किस तरह आप आइन के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कोई प्रिविलेजेस मूव कर सकते हैं? ये ऐसे ड्रामे। मैं कमेटी के हवाले से ये कहूँगा कि खुदा ना करे बाहर अगर गोलाबारी भी हो रही हो, बम फट रहे हो, आप अंदर बैठ के अपना काम करें, आप इस मसले से कौम को निकालें। महीने 2 महीने की गेम है सारी, इस वजह से ऐसा ना हो कि पूरा सिस्टम ही डिरेल हो जाए। आप बैठे और मसले का हल निकालें कि अगर हम ये डेट दे रहे हैं, ये लोग ये डेट दे रहे हैं, एक डेट के लिए हुकूमत कह रही है हमें पंजाब का अलहदा भी सूट करता है, एक दिन भी सूट करता है, उस पर बैठे, महीना एक ऊपर नीचे की गेम है, उस पर बैठे, मसले का हल निकालें, अपनी लीडरशिप के पास जाएं और उनसे उस पर अप्रूवल लेके ऐलान कर दें। खान साहब, आपने जिक्र किया शायद खाकान अब्बासी के बयान का कि 20 अरब रुपए की चोरी हो रही है आटे की तकसीम में, लेकिन अब्बासी साहब जिस चोरी का जिक्र कर रहे हैं वो सिस्टमैटिक चोरी है जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी में, सिस्टम में
खून में बसी हुई है, बहुत वक्त से रह रही है, और हम इसको सही करने का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। मुआशी बुहरान इंतहाई शदीद हो गया है, महंगाई से लोग परेशान हैं, मजदूरों का कल दिन था, कल बातें हुई, काम कुछ ना हुआ। क्या कोई सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है कि कोई तरीका हो सकता है कि जिस सिस्टम को बदलने की शायद खाकान अब्बासी बात कर रहे हैं, जो चोरी का निज़ाम है हमारे मुल्क में, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी इस निज़ाम को चेंज कर पाएगी? क्योंकि ये निज़ाम बहुत पुराना है और बड़ा ताकतवर है। देखें, शाहिद खाकान साहब आज वो बात कर रहे हैं जो 25 साल पहले इमरान खान साहब ने की, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छी बात जो भी करे उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि सिस्टम में करप्शन है, सिस्टम में चोरी है, लेकिन क्या ये बात शाहिद खाकान साहब ने अपनी लीडरशिप के सामने रखी है और क्या वो इस पे बिलीव करते हैं? और अगर वो इस पे बिलीव करते हैं तो क्या शाहिद खाकान साहब ने इसकी कोशिश की? लेकिन खान साहब अफसोस की बात यह है अली मोहम्मद खान साहब के शाहिद खाकान अब्बासी भी वजीर आजम पाकिस्तान रहे, वो इस चोरी को खत्म नहीं कर पाए, सिस्टम को बदल नहीं पाए। इमरान खान साहब भी वजीर आजम रहे, वो इस सिस्टम को बदल नहीं पाए। क्या ये सिस्टम कभी कोई बदल पाएगा सर? देखिए, इमरान खान साहब ने पता सबको है, लेकिन कोई स्टैंड लेता है, कोई नहीं लेता। खान साहब को पता है, ही इज इन द सिस्टम फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स, उनको पता है। लेकिन जिस बंदे ने स्टैंड लिया उसने कीमत चुकाई। रात के 12 बजे घर उसको जाना पड़ा। वो कौन सा कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा मिस्टर 10% तो नहीं थे ना इमरान खान साहब, ना उनके भी एवन फील्ड थे जो उनको रात को डायरी उठा के घर जाना पड़ा। पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये आदमी कुछ भी हो सकता है, करप्ट नहीं है, ना मुल्क दुश्मन है, ना गद्दार वतन है, ना दहशतगर्द है। यार उस आदमी को कीमत चुकानी क्या पड़ी कि हुकूमत से इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा उसको, जो है खान साहब अफसोस तो इस बात का है, अफसोस तो खान साहब देखें पता सबको है, स्टैंड को कौन लेता है ये मैटर करता है। खान साहब अफसोस इस बात का है कि स्टेप कोई ले नहीं रहा ना, अफसोस इस बात का है कि मुल्क अब एक वो साइकिल बन चुकी है जिसकी गरारियां ढीली हो चुकी हैं, चेन तकरीबन उतर चुकी है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है कि ये साइकिल नहीं चल रही, इसको चलाना जरूरी है। ये बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है, आज के दिन का सबसे अहम सवाल है, बल्कि मैं कहता हूँ सालों में ये सबसे अहम सवाल है। देखें, करप्शन होती है, करप्शन के केसेस आते हैं, बड़ी लीडरशिप में से किसी पे करप्शन के केस हो जाते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है, उस पर प्रॉपर परसू नहीं किया जाता, फिर वो विक्ट्री का निशान लेके बाहर आ जाता है। सिस्टमैटिक चेंज सिस्टम में लाने की कोशिश नहीं की जाती कि आज जो आम सा बंदा कस्टम में इंस्पेक्टर बनता है, किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑफिस में आम सा क्लर्क बनता है और उसके तकरीबन साल 2 साल में असासे आसमानों को छूते हैं। इस सिस्टमैटिक चोरी को रोकने के लिए पार्लियामेंट से आपको कानून साजी करनी पड़ेगी और हमें अच्छे बंदे हमें अच्छे बंदे भी लगाने पड़ेंगे और हमें मेन कानून साजी के साथ नीचे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको देखना पड़ेगा। और उसके लिए पार्लियामेंट को सर जोड़ के हर इदारे में रिफॉर्म की जरूरत है, हर इदारे पे काम करने की जरूरत है। जिस तरफ हमारा कोई रुझान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ पकड़ दकड़ है, बैठ के पुलिस की रिफॉर्म कितनी अहम है, कस्टम इंटेलिजेंस की रिफॉर्म कितनी अहम है, FBI की रिफॉर्म कितनी अहम है, इस पे कितनी बार हम लोग बैठे और कितनी सीरियसनेस है। मसला तला साहब सहरिश बीबी ये है कि जो लोग वहां बैठ के ये कर रहे हैं उनमें से मैं सब नहीं कह रहा, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो इसी निजाम के परवरदा हैं। तो आप कैसे बिल्ले को दूध की रखवाली पर रख सकते हैं? यही राइट सर, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का आपने आगाज में पढ़ा था, मैं इख्तिताम पे पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साहब, यकीनन इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है, इस चोरी के सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, पर कौन बदलेगा ये किसी को नहीं मालूम। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। इस वक्त महंगाई की शरह हमारे जो आदाद-ओ-शुमार हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, उसके मुताबिक 40% के करीब है, लेकिन जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त महंगाई पाकिस्तान में 60% के करीब है। और यकीनन सरिश, क्या आपको महंगाई ने परेशान किया? ऑब्वियसली हर कॉमन बंदे को महंगाई ने परेशान। मेकअप बड़ा महंगा हो गया, मेकअप बहुत महंगा हो गया, कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं। जो ब्रांड की ड्रेसेस हैं, अगर आप जाएं खरीदने के लिए तो वो ड्रेस जो कभी आपको 3-3.5 हजार, वो गरीब का सोचो सरिश, जिसको दाल चावल रोटी आटा कितना महंगा मिल रहा है और वो बेचारे अपनी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे। अभी आपने शाहिद खाकान साहब का बयान मेरा ख्याल है शामिल किया था, तो आप अंदाजा लगा लें जब हुक्मरानों के ये हालात होंगे जिनको असल में फिक्र करनी चाहिए, हम क्या कर लेंगे फिक्र करके? हम फिक्र करके कुछ ना करें, लेकिन हम उन गरीब लोगों की आवाज़ ज़रूर बनेंगे, हम उनकी नुमाइंदगी ज़रूर करेंगे, हम उनकी आवाज़ अरबाब इक़्तिदार के कानों तक पहुँचाएंगे, ठंडे ऐवानों में गूंजेगी उनकी आवाज़, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कि हकीकत ये है
कि इस वक्त गरीब आदमी के लिए जीना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया है और हर कोई जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो मुल्क छोड़ के जाने को तैयार है। पिछले साल भी रिकॉर्ड लोग गए थे, इस साल भी कहा जा रहा है रिकॉर्ड लोग पाकिस्तान छोड़ के। बस अल्लाह ताला रहम करे अपना और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है हमें अशद ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो और चोरी खत्म हो जाए, इस्तेहकाम आ सके। बिल्कुल चोरी खत्म हो जाए, चोरी खत्म हो। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये टास्क है। अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान नाजिल हो, आ जाए कि वो कर जाए ये वाला काम। आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ल्ड बॉक्सिंग कॉन्टिनेंटल हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन पाकिस्तान के तैमूर खान साहब की बात करते हैं, जो कि ये चैंपियनशिप अपने नाम उनके हो गई है और हीरो पाकिस्तानी से आज आपकी मुलाकात भी हम करवाएंगे। और तैमूर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू दुनिया बोल है तैमूर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। माय क्वेश्चन टू यू, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपकी जिंदगी का सफर किसने आपका साथ दिया, किसने आपका साथ नहीं दिया? हमेशा जानते हैं कि सारा स्पॉन्सर क्रिकेट को चला जाता है, किसी और स्पोर्ट को नहीं मिलता है। अपनी जर्नी के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जो बॉक्सिंग का जो मेरा कैरियर है, ये मुझे बड़े भाई जो है नूरुल बशर, वो मुझे बॉक्सिंग की तरफ लेके आए उन्होंने, क्योंकि मुझे पहले बचपन से रेसलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप बॉक्सिंग स्टार्ट करो, तो फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। और फिर मेरा एमेच्योर बॉक्सिंग का जो कैरियर था वो काफ़ी टफ था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी मेरी पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जो बॉक्सिंग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। आप ऐसा कह सकते हैं कि क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है वो बॉक्सिंग की पॉलिटिक्स उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद जब मैंने एमेच्योर 15 साल एमेच्योर बॉक्सिंग खेली, उसके बाद फिर जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग पाकिस्तान में आई, तो मैंने अपना जो है कैरियर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में रखा। और मेरी जो पहली फाइट थी वो ईरान के साथ थी आमिर खान प्रमोशन में। फिर वहाँ से मेरा प्रोफेशनल बॉक्सिंग का कैरियर का आगाज़ हुआ और तब से जो है मेरी फाइट्स हुई हैं। अभी तक मेरी 8 फाइट्स हैं और 8 की 8 फाइट अल्हम्दुलिल्लाह विन हैं। और स्पॉन्सर के हवाले से बात करूंगा कि मेरे जो पिछली जो फाइट थी उसमें मुझे कुछ कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन इस बार जो मेरी ये फाइट थी इसमें मुझे किसी भी कंपनी की तरफ से कोई स्पॉन्सर या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि जैसा कि ये दुख तो तकरीबन तमाम ही बॉक्सर्स का है। अच्छा तैमूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि आपने बोला कि ये फील्ड काफ़ी वास्ट है एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट, तो इससे स्पॉन्सरशिप से हट के पाकिस्तान में कितना इस पर काम हो रहा है? आप कितने सेटिस्फाई हैं? टैलेंट हंटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक प्रॉपरली काम हो रहा है? अगर इतनी बड़ी फील्ड है, टैलेंट की तो कमी नहीं है पाकिस्तान में। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन वो टैलेंट वेस्ट हो जाता है जब फैसिलिटीज़ नहीं होती। वो टैलेंट मतलब जैसे कि आपके प्रोग्राम में मैंने बात सुना था कि काफ़ी टैलेंटेड लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जब आप फॉर एग्जांपल एक अच्छा बेहतरीन खिलाड़ी है, वो पाकिस्तान में उसको पता है कि मेरा कुछ बन नहीं रहा, तो उसने फिर किसी और मुल्क शिफ्ट होना है, वहाँ पर किसी और प्रमोशन की तरफ से वो क्या कहते हैं खेलेगा, पैसा उधर जाएगा। अब मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि देखें, अगर पाकिस्तान में इस चीज़ में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो बाहर से बॉक्सर आएंगे, पूरी दुनिया से बॉक्सर आएंगे, पाकिस्तान में इवेंट्स होंगे, पाकिस्तान में बिजनेस होगा, रोजगार के मौके होंगे, पैसा पाकिस्तान में आएगा। लेकिन यही जो बॉक्सर होंगे वो जब दूसरे ममालिक जाएंगे, मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, इस कंट्रीज में जाएंगे, तो प्रमोशन जो ये प्रमोशन सारे प्रमोटर की गेम होती है सारी, जो बॉक्सरों को जो प्रमोट करते हैं, तो पैसा ऑटोमेटिकली वहाँ जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जैसे कि आप पूरा हर चीज़ क्रिकेट पे लगाया हुआ है, तो मतलब हर बच्चे की ख्वाहिश है कि मैंने बड़ा होकर क्रिकेटर ही बनना है, क्योंकि उसको उसमें पैसा नजर आ रहा है, जबकि बाकी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। अगर यही चीज़, क्योंकि बॉक्सिंग एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग में अगर पैसा लगाया जाए तो हर बच्चा फिर यही कहेगा मैंने कभी जिंदगी में तलहा नहीं देखा। आपका भी शिकवा, उसके बाद आप चाहे लंबी बात कीजिएगा। कभी मैंने किसी फेडरेशन के ऑफिशियल्स को या प्लेयर्स को मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एहतजाज करते या प्रोटेस्ट करके शोर मचाते नहीं देखा। वो फेडरेशन वालों को अपने पैसे लगे हुए हैं मुंह पे, वो कभी भी खिलाड़ी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो किरदार अदा किया है, मैं उससे बहुत सवाल उठाता हूँ, अल्लाह उनको हिदायत दे। तैमूर भाई ये बताइए कि आप कौन से शहर से ताल्लुक रखते हैं? आप पाकिस्तान में ज्यादा वक्त गुजारते हैं या बाहर रहते हैं? मेरा वैसे ताल्लुक जो है केपी मोहम्मद एजेंसी से है, मैं मशटून ट्राइब से हूँ, और लेकिन मेरी जो पैदाइश और मैं पढ़ा सारा इस्लामाबाद में हुआ हूँ। माशाल्लाह। मेरा सवाल आपसे ये है, हम इस वक्त बॉक्सिंग की प्रमोशन की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, आपने इंटरनेशनल इवेंट्स भी किए हैं अटेंड, माशाल्लाह जीत कर भी आए हैं वहाँ पे फाइट्स। पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल की रिंग्स कितनी हैं? आप ये मुझे बता सकते हैं कि क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स को प्रमोट करें? देखिए पाकिस्तान में अभी मैं आपको मजे की बात बताऊँ कि पाकिस्तान में जितने भी ये जो बॉक्सिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे पाकिस्तान में बन रहे हैं। इंटरनेशनल जितने भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो सारे पाकिस्तान में बन रहे हैं। RDX हो गया, ग्रीन हिल हो गया,
नाइकी एडिडास हो गई, ये सारे जो बॉक्सिंग की मतलब सॉरी आरडीएक्स और जो ग्रीन सामान होता है बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह, ये सामान है वो सारा पाकिस्तान में बन रहा है। लेकिन वो पाकिस्तान में उस तरह का एक मतलब एक मौके मैसर नहीं है कि लोग बाहर से आए और यहाँ पर फाइट्स करें, क्योंकि यहाँ पर मतलब वहाँ पर एक जैसे कि आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर उस तरह का मौजूद नहीं है। कितनी रिंग्स होंगी पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल की तैमूर भाई? सॉरी, इंटरनेशनल लेवल की रिंग्स कितनी होंगी पाकिस्तान में? मेरा नहीं ख्याल के एक भी होगी, कुछ 1-2 रिंग से अलावा ज्यादा होंगी। 1-2 रिंग भी मैं अपना आइडिया से जो मुल्क रिंग्स नहीं बना सका अपने खिलाड़ियों के लिए, वो क्या खिलाड़ियों को सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और बाकी जितने भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए पैसे ले रहे हैं हुकूमत से, क्या ये मतलब उनके लिए बेइज्जती की बात नहीं है तैमूर भाई कि पाकिस्तान में रिंग्स ही अवेलेबल नहीं है फाइटर्स के लिए कि वो जाके फाइट कर सके? इतना बुरा हाल तो किसी मुल्क में नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर आप ईरान चले जाएं तो वहां पर क्या सूरत हाल है तैमूर भाई? ईरान में तो यकीन माने, मैं ईरान काफी बार गया हूँ। ईरान में वहां पर जो एक बॉक्सिंग और रेसलिंग और ये जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, इस पे उनका बहुत ज्यादा वो तवज्जो होती है। मतलब वो लोग हर चीज में वो कम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन अपने खिलाड़ियों पे वो कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो वहाँ के आप खिलाड़ी देख ले, वो ओलंपिक में बॉक्सर जो ओलंपिक में मेडल ले रहे हैं, रेसलिंग में वो लोग मेडल ले रहे हैं। अफसोस की बात है कि हमारा फोकस ही नहीं है। तो तैमूर साहब, इन सारे सर्कमस्टांसेस में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? फ्यूचर प्लान्स क्या आपके, क्या करना है अब? मेरा तो अभी यही प्लान है कि मैंने अपना बॉक्सिंग का कैरियर मैंने अपना जारी रखना है, और मैंने जब तक वर्ल्ड चैंपियन, मेरा टारगेट है कि मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनना है इंशाल्लाह। तो उसके लिए मुझे जहाँ पर पाकिस्तान में जितनी भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो है विल रखती हैं, उनकी सपोर्ट मुझे चाहिए होगी, क्योंकि वर्ल्ड अगर मुझे यहाँ पर ये सब सपोर्ट नहीं मिलेगी तो फिर मैं ज़ाहिर बात है मैं किसी और प्रमोशन की तरफ से खेलूंगा। कोई मुझे जो मेरे ऊपर पैसा लगाएगा तो मैं उनकी तरफ से उनको रिप्रेजेंट करूंगा। तैमूर भाई, आखिरी सवाल आपसे पूछने लगा हूं, क्या आपको लगता नहीं कि आपने जो पेशा चुना है अपने लिए बड़ा मुश्किल है, गलत फैसला कर लिया है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे हमेशा प्राउड फील होता है, क्योंकि जब मैं अपने मुल्क के लिए फाइट करता हूं तो मुझे जो इज्जत और जो प्यार मिलता है मुझे उस पे बहुत। चले जी, मोर पावर टू यू, बड़ी खुशी की बात है और हम सब आपको सराहते हैं और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब और अपील करते हैं कि मुखैर हजरात, कॉर्पोरेट प्लीज आगे बढ़िए, क्रिकेट के अलावा किसी और खेल को भी सपोर्ट कीजिए। कब तक गुलामी करेंगे क्रिकेट की और बाकी खेलों को तबाह करेंगे? थैंक यू तैमूर खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आप बिल्कुल तला बुड्ढे हो जाएंगे ये बात करते करते, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब हम सच बोलते रहेंगे, चाहे सच बोलते बोलते हम मरी क्यों ना जाए, हमें परवाह नहीं है, लेकिन सच के साथ मरेंगे, झूठ के साथ मर के अपनी कब्र का सौदा नहीं करेंगे। काफ़ी तल्ख हक़ाइक़ हैं जो आपने बयान कर दिए। खैर, एनी हाउ अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे तो बढ़ना ज़रूरी है। तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अब कुछ बात करते हैं, मनी बैक गारंटी की बात करते हैं, जो कि तलहा को काफ़ी पसंद आई है मूवी, उन्होंने कहा। लेकिन रिव्यूज़ कुछ नेगेटिव भी आए हैं, आपने देखी है? नॉट येट। और मुझे किसी ने कहा था कि पैसे ज़ाया होंगे, मुझे भी किसी ने कह रहा हूँ ना, रिव्यूज इतने अच्छे नहीं है, एक्सपेक्ट बहुत कुछ किया जा रहा था, लेकिन वो जो ट्रेलर का मजा था उतना मजा मूवी में लोगों को नहीं मिला, लेकिन चर्चे भी हो रहे हैं एट द सेम टाइम। बिल्कुल, तो इसी पर हम ये चाहते हैं कि फिल्म की स्टार कास्ट मद्दाहों के बीच फिल्म देखने के लिए बहरे टाउन कराची के सिनी गोल्ड प्लेक्स सिनेमा आप पहुँच गए हैं, और मजीद अहवाल फैयाज बुखारी से जान लेते हैं कि वहाँ रिव्यूज़ क्या थे। फैयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन के सिनी गोल्ड प्लेक्स सिनेमा में, और शानदार मूवी ईद उल फितर पर लॉन्च हुई जिसका नाम है मनी बैक गारंटी। हमारे साथ उनकी स्टार कास्ट भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि कैसी फिल्म है और फीडबैक कैसा आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे मानी भाई? फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, और जो आप देख ही रहे हैं नीचे लोग हैं, और हर सिनेमा में लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, और इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, और हमारी कास्ट यहाँ पे है साथ में, मैं भी कास्ट हूँ वैसे भाई। मैम, आप बताइएगा हिना बाजी कि कैसा फिल्म है, और इसके आपका कोई यूनिक सा कैरेक्टर जो हम हमेशा फेमस रहता है उसके बारे में थोड़ा सा अगर बता सकें। ये एक्चुअली पूरी फिल्म इतनी यूनिक है, इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, अनगिनत कैरेक्टर्स तो उन्होंने खुद के लेकिन ये कैरेक्टर बेस्ड फिल्म सिम्बॉलिकली बनी हुई, जो मुझे लगता है कि आज के दौर में आज की बात कहनी जो ज़रूरी है, वो बहुत सारी बातों में से ये भी है। तो ऐसा है कि बैरियर को हमने तोड़ दिया है, क्योंकि थोड़ा सा एक आइडियोलॉजी पे हम फिल्म्स नहीं बना रहे थे, एक सब्जेक्ट हम थोड़ा सा मिसिंग कर रहे थे। आप समझते हैं इस बार पूरा कर दिया?
मेहंदी के तो डांस नहीं थे इसके अंदर। वो मिस है। हाँ, मेहंदी के भी डांस नहीं थे और ऐसा भी नहीं था कुछ कि आप सबसे मज़े की बात ये कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देख चुकी हूँ, जो यहाँ पर फैमिली है उनके साथ देख चुकी हूँ। फैसल भाई ये बताइएगा, इतने सारे कैरेक्टर्स को मैनेज करना, संभालना, उनके रोल्स को मुश्किल तो बहुत हुई होगी, क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, इनको मुश्किल हुई थी क्योंकि मुझे नहीं संभाल पाते थे। सारे मिलके भी मुझे नहीं संभाल पा रहे थे। वैसे फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है, 4-5 दिनों में ईद के बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही है, क्या कहना चाहिए? क्या कहूँगा, अच्छी बात है, आ रहा है। सबकी ख्वाहिश है कि आए, हमारा भी आ रहा है, वेरी गुड। भी तो ऐसा लग रहा था कि मौला जट भी एक अच्छा बिजनेस कर गई और इसको भी एक्सपेक्टेशन है कि ये उसका भी बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ देगी। रिकॉर्ड तोड़ना तो पता नहीं, बट हाँ लोगों को समझ आए, ज़्यादा लोग देखें। स्टोरी टेलिंग है बेसिकली फिल्म मेकिंग, तो मेरी जो कहानी है वो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, तो मैं भी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। जब ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो पैसे खुद आ जाएंगे। मानी भाई से भी जानते हैं। मानी भाई, आपका कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? कैरेक्टर जो है मेरा लूज़ नहीं है इस दफ़ा। बहुत लूज़ है और ये क्या नाम है, जब आप देखेंगे, क्योंकि अब तो लोग आ ही रहे हैं बेशुमार, और अभी ये वीकेंड के जो ये वाला टाइम होता है, ये ठंडा टाइम होता है, लेकिन इसमें भी सिनेमा गर्म है, तो इट मीन्स फिल्म हिट है माशाल्लाह से। तो सर आप भी जाके जब अपनी फैमिली के साथ देखेंगे और आप भी देखेंगे तो आपको कैरेक्टर समझ आ जाएगी। और कैरेक्टर आप में से ही है, एक आवाम का एक बंदा है जो कि अपने मसले के लिए एक जगह इकट्ठा हुआ है। अब वो मसला क्या है वो आपको आइडिया हो ही गया होगा, तो मैं हमें कुछ इंतज़ार कर लें और सिनेमा आए फ़ौरन। चले, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर टीम। और काम बहुत अच्छा किया है, शानदार फिल्म है, आप भी आइए और इस फिल्म को देखें और एंजॉय करें और अपनी फैमिली के साथ दोस्त करें। फैयाज बुखारी। और भाई यहाँ पे तो रिव्यूज़ कुछ बेहतर थे, तो हमें सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना चाहिए, एक दफ़ा मूवी देख लेनी चाहिए, अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो आर्टिस्ट मौजूद थे उन्होंने फैसल कुरैशी की खातिर क्यों नहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे। चले जी, ठीक है, हो गया, डन हो गया। आगे चलते हैं, मर्दमशुमारी की बात करते हैं। कराची का संगीन मसला जो कि हल हो के नहीं दे रहा। 30 अप्रैल तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर की मजमूई आबादी 23,90,97,754 अफराद तक पहुँच गई है। आप जो यकीनन जो हेडलाइंस आई हैं, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुखालफत कर रही हैं इस सेंसस की। वो कह रहे हैं कि कम गिना गया है, उल्टी गिनती को नामंजूर किया है PTI ने। यकीनन जो हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, वो ये कहते हैं कि कराची की आबादी अब 3 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। और हम जानते हैं कि कराची के साइज़ भी फिजिकली बड़ा होता जा रहा है, शहर से बाहर भी आउटस्कर्ट्स में भी बड़ी बड़ी आबादियाँ बन गई हैं। और जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उनका ये भी इल्ज़ाम है सरिश, ये आबादी कम इसलिए की जा रही है ताकि पार्लियामेंट की सीट्स कम हो और कराची का कंट्रोल कम हो सिंध की पॉलिटिक्स में, देही इलाकों का कंट्रोल सिंध की पॉलिटिक्स में ज़्यादा हो। अच्छा, वैसे तला मैंने काफ़ी वोकल देखा है हाफिज़ नईमुर रहमान को इस मसले को लेकर, और जब ये पीछे बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो उन्होंने बड़ी भरपूर कैंपेन भी चलाई, जिसके बाद अभी तक मेयर के हवाले से कोई ऐसा उस तरह फैसला सामने नहीं आया, क्योंकि आई थिंक अभी भी इस पर इख्तलाफ है ना। जी हाँ, सिटी काउंसिल में इस पर इख्तलाफ है और जल्दी मेयर का फाइनलाइजेशन होना, उसका इंतखाब होना बहुत ज़रूरी है कराची के लिए, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों हो गई? हाफिज़ साहब अगर लाइन पे आते हैं तो उनसे लाजमी ये बात हम कोशिश कर रहे हैं हाफिज़ साहब को इस वक्त लाइन पर लें, कुछ लम्हों में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इट्स प्रीटी सैड कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर, कम से कम भी ये मुल्क का 10% तो कहलाएगा, अगर 2 करोड़ की आबादी भी है तो 10% जो इस पूरे मुल्क का शहर है, मुल्क का हिस्सा है 10%, और साथ साथ इकोनॉमिकली मुआशी तौर पर ये 50% के करीब ये शहर डोनेट कर रहा है, अपना शेयर डाल रहा है। लेकिन फिर भी इसके साथ ये सौतेले बेटे वाला रवैया बिल्कुल नाजायज़ है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर तो आपने मेरा सवाल सुन लिया जो हम बात कर रहे थे, तो मैं उस पर आपका जवाब चाहूँगी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि खामोशी दरमियान में हो गई थी, मेयरशिप के मामले पर कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मर्दमशुमारी के मामले पे आपकी सुनवाई होगी या कुछ मामलात हल की तरफ जाएंगे? ओ भाई, शुरू हो गया। जी जी हाफिज़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? शुरू। मर्दमशुमारी का मामला तो कंटिन्यू सर। जी, आवाज़ आ रही है? कंटिन्यू सर। बोलूं, बात करूं? जी जी सर, बिस्मिल्लाह। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मेयरशिप का मामला भी आपके सामने 15 जनवरी को इंतखाब हुआ था। 15 जनवरी के इंतखाब के बाद 2 महीने बाद तो इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन की डेट दी, और वो भी रमज़ान मुबारक की 27 तारीख दे दी। हमने कहा चलें उस पर भी करा दें, तो बाद में जो है वो उन्होंने उसको भी चेंज किया। अब 7 मई को बाई इलेक्शन 11 यूसीज़ में हो रहा है। जब ये 11 यूसीज़ में हो जाएगा तो फिर फर्दर रिजर्व सीट्स के ऊपर आएगा और मेयर का इंतखाब होगा।
तो ये तो डिले इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की वजह से हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब हम जीत गए हैं तो हमारी जीत को तस्लीम क्यों नहीं किया जाता, और यही वो माइंड सेट होता है जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। भाई आपने हल्का बंदियाँ अपनी मर्ज़ी की कर लीं, आपकी वोटर लिस्टें अपनी मर्ज़ी की थीं, आपका अमला अपनी मर्ज़ी का था, आपने पूरे इलेक्शन पर असरअंदाज सिंध हुकूमत हुई और 15 जनवरी का इंतखाब हो गया, 5 बज गए, इलेक्शन मुकम्मल हो गया। अब जो गिनती हो गई है उसको मान लो ना, उसको तब्दील कर दिया, रिकाउंटिंग पे कब्जे कर लिए, अब लड़ते फिर रहे हैं, हम चक्कर लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं और अपने उस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं जो कराची के शहरियों ने हमें दिया। हमें सब अभी उस सब के बावजूद भी वोट हमारे सबसे ज़्यादा हैं, उस सब के बावजूद भी वार्ड्स हमारे सबसे ज़्यादा हैं। यूसीओ पे कब्जा किया चूँकि यूसी चेयरमैन को ही मेयर बनाना है। भारत लड़ रहे हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं, और ये अफसोसनाक बात है और जमहूरियत के ऊपर ये कलंक का टीका बन जाते हैं ये लोग कि जो नतीजे को तस्लीम नहीं करते। कराची सर यतीम रहेगा या कराची को कोई दूसरा बाप मिलेगा? जमहूरियत का रागा आपने भाई कराची के लिए यही तो एफर्ट हम कर रहे हैं। कराची के लोगों ने अगर जमात इस्लामी पर एतमाद किया था इसीलिए किया है कि वो ये समझते हैं कि कोई पार्टी भी कराची को ऑन करने में कामयाब नहीं हुई। जमात इस्लामी है जो के इलेक्ट्रिक पर बात करती है, जो गैस के मीटर पर बात करती है, मसले हल करवाती है, बहरिया टाउन से पैसे दिलवाती है। जमात इस्लामी है जो नादरा में शिनाख्ती कार्ड का मसला हल करके 80% मसला हल करवाती है। जमात इस्लामी है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, IT का कोर्सेज करा रहे हैं। इसलिए लोगों ने कहा कि हम आपका साथ देंगे और आप आए, लेकिन जब हम आने लगे लोगों ने वोट डाल दिए तो इन्होंने कब्जा कर लिया। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। सही। हाफिज साहब मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो मुझे ये बताइएगा कि अभी ये सारा कुछ सामने है, आपको पीपल्स पार्टी की नीयत लगती है कि वो आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे और आप अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। एक तो इसका बताइएगा, और दूसरा ये जो मर्दमशुमारी का मामला है इस पर कहा यह जा रहा है कि 7 लोग ये कह रहे हैं ट्विटर पर कि आप लोग नादरा से डेटा लें और ये नंबर्स पूरे करा दें। आप इस मुतालबे को किस तरह देख रहे हैं? अच्छा, पहली बात का मैं जवाब ये देता हूँ कि देखें, कोई पीपल्स पार्टी या नून लीग या MQM या जमात इस्लामी का मसला नहीं है। ये मसला तो ये है कि लोगों ने वोट डाला है, हम जीत गए, हमारी जीत को तस्लीम करो और आओ बैठकर बात कर लो। ये भी तो होता है ना कि जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद पार्टियां बैठती हैं कि भाई देखें आगे कैसे चलना है, किसका मेयर होगा, किसका डिप्टी मेयर होगा, नंबर्स की बुनियाद पे बात करो। जब आप नंबर्स पे कब्जा कर लेंगे तो बातचीत कैसे होगी? तो बातचीत के सारे दरवाजे पीपल्स पार्टी ने बंद कर दिए अब सीटों पे कब्जा करके। हमारी सीटों पे भी कब्जा किया, PTI की सीटों पे भी कब्जा किया, 8-10 पे। हमारी तकरीबन जो है आप समझ लें 12-13 सीटों पे कब्जा किया, जो हमें पता चल सका। बाकी तो पता नहीं क्या क्या किया होगा। तो इस तरह अगर नंबर बढ़ाने और जाला मेयर लाना है तो आप तो सारे नंबर बढ़ा लें और जाला मेयर ले आए। इससे कौन आपको रोकता है? आप तो बादशाह सलामत हैं, जो चाहें करें, क्योंकि पार्टी में भी बादशाह सलामत हैं। आपकी पार्टी कौन सी जमहूरियत पे चलती है? विरासत पे चलती है, वसीयत पे चलती है, ख़ानदान पे चलती है। तो इसलिए जमहूरियत तो है नहीं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जो जमहूरी तरीके से आए और वो आपकी इस डिक्टेटरशिप को तस्लीम कर ले। हम तो मुजाहिमत करेंगे। कराची के लोगों ने हमें वोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए, तो हम उसके लिए लड़ेंगे, हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो अब ये प्रोसेस जारी है। 11 यूसीज़ का ज़िमनी इंतखाब 7 मई को हो रहा है और इसमें भी ये अपना पूरा रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पोलिंग स्टेशन तब्दील करके इलेक्शन कमीशन को मिला के कुछ कर लें। हाफिज साहब, मेरा सवाल सर, क्या वजह है कि सेंसस में कराची की आबादी को सही नहीं गिना जा रहा? क्या वजह है आपकी नज़र में? इसलिए नहीं गिना जा रहा कि इसके 3 मसले हैं। वसाइल तकसीम होते हैं आबादी के हिसाब से। जब सूबा सिंध की आबादी सही हो जाएगी, कराची की आबादी सही होने से, तो पूरे सूबे को फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे वज़ीर आला साहब ये तो कहते हैं और हम उनके साथ हैं इस मामले में कि सिंध की आबादी कम गिनी गई है इसलिए कि कराची कैपिटल है सिंध का। लेकिन वो कभी एक दफ़ा भी अपनी ज़ुबान से ये नहीं कहेंगे कि सिंध में कराची की आबादी कम गिनी गई है। अब ये वो उनका दिमाग है जो इसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि कराची को वो इस हवाले से सूबे का हिस्सा क्यों नहीं समझते। वो खुद तकसीम पैदा करते हैं। जो सोशल मीडिया पर मुतालबा किया जा रहा है, उस कैपिटल की 1.5 करोड़ 2 करोड़ आबादी खाली गई हो और वो उसका नाम ना लेता हो। जी, सोशल मीडिया पर जो मुतालबा किया जा रहा है उससे आप एग्री करते हैं? आपके ख्याल में ये मुतालबा ठीक है? ये देखिए, नादरा से डेटा लेने वाला ओवरऑल भी आपको इस पूरे सेंसस और वोटर लिस्ट और इन सब की चीजों, बिल्कुल बेस लाइन उसको बनाए और फिर जाके वेरीफाई करें। तो आप शुरू ही तकरीबन 2.5 करोड़ से होंगे, ठीक है ना? अभी तो आप शुरू हो रहे हैं 1 करोड़ 60 लाख से। क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि जो पिछली मर्दमशुमारी नून लीग ने करवाई थी, गलत करवाई थी, जाली करवाई थी, लेकिन उसको मंजूरी किसने दी? MQM ने और PTI ने। वो भी गलत किया इसलिए कि हमने उनसे उस वक्त कहा आप जब मंजूरी दे दोगे भाई तो बेस लाइन 2017 बन जाएगी,
नादरा का डेटा नहीं बनेगा और उससे पिछली मरदमशुमारी नहीं बनेगी। ये बेस लाइन जब आप बना दोगे तो उसी के हिसाब से आपको कहेंगे भाई देखो 20% इजाफा कर दिया। अब ये जो एमक्यूएम कह रही है कि हमने इतना इजाफा करवा दिया हमारी वजह से हुआ है, और भाई तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुमने पिछली बेस लाइन ही गलत बनाई थी। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था ये, कि हमें तो अफसोस है कि पीटीआई वालों को समझ में ही नहीं आता कि वो कराची से इतना मैंडेट लेने के बाद ही वो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा अमीर जमात इस्लामी, तो कर दिया। एमक्यूएम क्या कर रही थी? बेहद हम मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त में दिया, लेकिन मैं ये सोचने पर भी मजबूर हूं कि अगर जाली सेंसस हो रहा है, पिछली बेस लाइन भी गलत थी, तो फिर सिर्फ पीपल्स पार्टी या नून लीग तो नहीं है, और भी लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं इस काम में, उनको भी पकड़ना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। WHO ने इनफर्टिलिटी के नए नंबर्स शाये किए हैं। पाकिस्तान में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन बिफोर वी डिस्कस दैट हम जानते हैं कि आज 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर समाअत होनी है, जिसमें वकील दलाइल पेश करेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि सदर मुमलिकत ने इस बिल के ऊपर साइन नहीं किए, पार्लियामेंट को वापस भेज दिए, और सब ये जानते हैं कि सुओ मोटो की पावर्स खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बाबर अवान साहब इस वक्त अदलिया के हवाले से अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो आपने बराह रास्त मुलाहिजा फरमाई बोल की स्क्रीन पर। लेकिन अपने नुमाइंदे से जानेंगे कि क्या समाअत 11:30 बजे शुरू हो जाएगी और क्या एक्सपेक्टेड है, कितने लोग इस वक्त अदालत पहुंच रहे हैं और क्या सूरत हाल है। डू वी हैव अ रिपोर्टर? तैयब इस वक्त लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। तैयब बलोच, मुझे बताइएगा इस वक्त क्या अपडेट्स हैं आपके पास हमारे लिए? जी बिल्कुल, 11:30 बजे जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो है वो समाअत करेगा। और इस सवाल से गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस को आज के लिए मुकर्रर करते हुए तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल को भी नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी नोटिस है, स्पीकर कौमी असम्बली को भी नोटिस है, और साथ साथ जो कौमी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातें हैं उन 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी करते हुए उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो चाहें तो वो अपने वकील या कौंसिल के जरिए जो है वो इस मामले में पेश। क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? तैयब को ऐसे बातें सुनने में आ रही हैं आपको? जी अगर देखें तो इसमें एक चीज़ तो तौहीन अदालत की हमें गुंजाइश नज़र आ रही है, वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया, तो फिर हुकूमत ने जो है वो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी तो की गई है। अब वो खिलाफ वर्जी कैसे हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सदर को भी रोक दिया था और कहा था कि आइंदा समाअत तक जो है वो इस बिल के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई या किसी किस्म का कोई वो ना किया जाए। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद जो है वो इस बिल को जो है वो कानून बनाने के लिए बाकायदा प्रेस पब्लिकेशन से और इसका गजट नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। अब हुकूमत की नज़र में ये है कि जब इस बिल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो ये कानून बन गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कानून बनने से पहले ही रोक दिया था। तो यूं अगर हम इस चीज़ को बरीक बीनी से देखें तो हमें वाज़े तौर के ऊपर नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी और बहुत सारे पाकिस्तानी और एक आम आदमी तैयब के इस बिल के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट की और आला अदलिया के पर काटने की कोशिश की गई है, उनकी पावर्स कम करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हो सकता है ये तो वक्त ही बताएगा जब समाअत शुरू होगी कि शायद तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए इस केस। 11:30 बजे का वक्त है, देखते हैं क्या सूरत हाल अब बनती है। एनी हाउ बात अब कुछ ये है कि बहुत ही अहम टॉपिक जिस पर तलहा ने पहले बात की कि बांझपन की रेशो जो है वो पाकिस्तान में बहुत बढ़ती जा रही है। शादी के बाद जोड़ों के यहाँ औलाद ना होने के मसाइल जो कि बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, बांझपन की शिकायत अब आम हो रही हैं। आलमी इदारे सेहत की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त हर 6 में से 1 फर्द बांझपन का शिकार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 17.5% बालिग आबादी को अपनी ज़िंदगी में किसी वक्त बांझपन का सामना होता है और उनमें से अक्सर को इलाज की सहूलियात मैसर नहीं है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद अगर आप औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं तो मुमकिन है कि आप उस बीमारी का शिकार हैं। इसी अहम इशू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना ताहिर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी,
हर प्रोग्राम देखने वाला या सुनने वाला यकीनन ये सोच रहा होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, जानना चाहता है। देखो, वजह बहुत सारी होती हैं और बहुत दफ़ा बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो रुकावट डाल रही होती हैं। तो अगर हम उन्हें सही तरह से इन्वेस्टिगेट करें तो मसला हल हो जाता है। दूसरी है कि बांझपन जो है ना, साल भर तक एटलीस्ट आपको कोशिश करनी चाहिए। साल भर के बाद परेशान होना शुरू होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक नेचुरल टाइम फ्रेम होता है ना। तो कम से कम साल भर ट्राई करने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो परेशान होना शुरू करें। हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है, 1-2 महीने हुए शादी को, बस परेशान कि अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं है, विच इज़ नॉट राइट। लेकिन हाँ, अगर साल भर गुजर जाए और नहीं हो रहा है तो फिर यस, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, इन्वेस्टिगेट करवाएं। वजह हस्बैंड में भी हो सकती है, वाइफ में भी हो सकती है, तो दोनों के टेस्ट होना, दोनों को देखना ज़रूरी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको करेक्ट करने से प्रेगनेंसी हो जाती है। हमारे मुआशरे में मर्द हेजिटेट क्यों करते हैं टेस्ट करवाने में? आई डोंट नो, एक कुछ जहन में होता है। करते हैं कि सच है? मुझे तो ये झूठ लग रहा है सर, मर्द बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। तला, आपका जो माइंडसेट है, ऑब्वियसली इस माइंडसेट के मर्द तो नहीं करते, लेकिन ये जो हमारे डॉक्टर साहब, वुड यू एग्री विद हर? आई थिंक आई विल एग्री विद हर। यार, ये तो सब औरतें मर्दों के खिलाफ हो जाती है ना, मैं क्या अकेला पड़ गया हूँ सेट के ऊपर। लेकिन 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 मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी वजह है इसकी डॉक्टर साहब, फूड क्वालिटी का गिरना है। गैर मयारी ग़िज़ा, हमारा देखें कुकिंग ऑयल देखें, उसकी कंटिन्यूसली क्वालिटी ख़राब हो रही है। हमारे जो सब्जियां हैं वो गटर के पानी में उगाई जा रही हैं। अब फर्टिलाइज़र कितना यूज़ कर रहे हैं, सॉइल की क्वालिटी क्या है, वाटर जो उसको दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। हमारी ग़िज़ा में वो ग़िज़ाइयत नहीं रही। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1915-14 में एक सेब में जितनी ताकत होती थी, आज आपको 28 सेब खाने पड़ेंगे उतनी ताकत हासिल करने के लिए। स्पेशली क्योंकि देखिए, अल्लाह की कुदरत से हमने मुदाखलत की है। मुर्गी अल्लाह ने बनाई थी 90 दिन की, हमने उसको कर दिया 32 डेज का। तो ये जो एम्ब्रियोलॉजी में जो हमने मॉडिफिकेशंस की हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की हैं, इसका इम्पैक्ट हार्मोन्स पे आ रहा है, बॉडी पे आ रहा है। योर व्यू ऑन दिस? यस, यू आर राइट। देखो, ओवरऑल न्यूट्रिशन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत डिक्लाइन आया है ना। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज वही के वही हैं। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, उन रिसोर्सेज को शेयर करने वाले बढ़ते जाएंगे, तो जो चीज़ें अवेलेबल है वो कम होती जाएंगी। तो यस, दिस इज गोइंग टू डिक्लाइन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो कि मैं चाहूँगी, इस पर आप थोड़ा सा बताइएगा। हमारी सोसाइटी में एक बहुत प्रेशर होता है औरत पर कि औलाद होना बहुत ज़रूरी है। अब इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होती हैं ख़वातीन। IVF, आप तो माशाल्लाह से आपकी फील्ड है, स्पेशलाइजेशन है आपकी। एक दफ़ा IVF फेल हो गया, फिर ट्राई किया, फिर फेल हो गया। मतलब ना तो उस औरत का शौहर ये सोचता है कि इसकी सेहत पे कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और वो औरत इतनी ज़्यादा प्रेशराइज्ड होती है कि वो भी नहीं ये सोचती, बस औलाद चाहिए किसी तरीके से। ये जो बार बार का ट्राई और उसमें फेलियर है, ये कितना इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को, और ये कितना लाइफ थ्रेटनिंग है? देखो, मुझे लगता है कि ये मेंटल हेल्थ को ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि आप बार बार, आपकी उम्मीद बनती है, आपने ट्रीटमेंट लिया, एवरी टाइम यू टेक ट्रीटमेंट, आपकी उम्मीद यहाँ आ जाती है कि बस इस बार हो जाएगा, एंड देन जब वो नहीं होता, देन इट गोज़ डाउन। तो वो बहुत अहम फैक्टर है। मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। बाकी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई तो बार बार करना होता है। नहीं, मतलब मैंने यहाँ तक सुना है कुछ ख़वातीन को कि उनको डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि अब आप ट्राई नहीं कर सकती, अब आपकी जान को ख़तरा है। ऐसा पॉसिबल होता है क्या? ऐसा कुछ होता है IVF में? नहीं, इस तरह नहीं होता। यूजुअली IVF के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा होते हैं और इमोशनल उसका टोल ज़्यादा होता है। लेकिन देखो, एक चीज़ क्या है ना, कि एक चीज़ अगर लेट्स से कि मुझे नज़र आ रहा है कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आगे नहीं हो सकती सक्सेस, तो मे भी मैं उसको बार बार इसके थ्रू गुजारने के बजाय मैं उसको स्ट्रेट अवे बता दूँ कि नहीं, अब ना ट्राई करो। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते। समटाइम डॉक्टर्स कहते हैं चले ठीक है जी, ये तो मेरे पास तो ये आ रही है, ट्रीटमेंट ले रही है, ये बड़ा एक अलमिया है, ये होना नहीं चाहिए। जाहिर है कुछ डॉक्टर्स इसको एज अ बिजनेस भी लेते हैं। वेरी सॉरी टू से, ऐसा है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएगा कि आपकी नज़र में बतौर खातून, आपका शादी के बाद जो डाइट प्लान है वो किस तरह का होना चाहिए कि आप हेल्दी भी फील करते रहें? कुछ ख़वातीन कैल्शियम नहीं लेती, आयरन नहीं लेती, जैसे ही वो पोस्ट डिलीवरी के बाद सब कुछ छोड़ देती हैं, फिर जनाब घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, परेशान है, सेकंड बेबी कंसीव करना चाह रही है, हो ही नहीं रहा। देखो, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात की। आपने कहा डाइट प्लान शादी के बाद। डाइट प्लान शादी से पहले शुरू होना चाहिए। अच्छा। डाइट प्लान आपकी बच्चियों का ना पैदाइश के फ़ौरन बाद शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी एक्चुअली आपकी जो बाद वाली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये कहलाती है ना, उस पर क्या चीज़ काउंट करती है कि आपका चाइल्डहुड में आपकी न्यूट्रिशन कैसी रही है। तो सिर्फ अगर आप ये समझो कि पहले आपने कुछ नहीं खाया पिया, कोई अपना ख्याल नहीं रखा, और उसके बाद में शादी के फ़ौरन बाद आपने बस, या प्रेगनेंसी के दौरान आपने विटामिन्स ले लिए, तो वो सब कुछ मेकअप कर देंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, बांझपन की वजूहात
और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सुना है डॉक्टर साहब की जो ख़वातीन लड़कियां यंग एज से स्मोकिंग शुरू कर देती हैं उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह कौन कौन सी और रीजंस होती हैं और रेमेडीज़ के लिए, इलाज के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए ये सारे जो है ना, जैसे आपने स्मोकिंग कहा, ड्रग्स हैं, दूसरी जो रिक्रिएशनल ड्रग्स वगैरह हैं, दे ऑल अफेक्ट फर्टिलिटी। वो आपके एग की हेल्थ ख़राब करती हैं, मेल में भी फीमेल में भी, दोनों के लिए इक्वली हार्मफुल है। और कुछ वो चीज़ें होती हैं ना जो नेचुरली होती हैं, कुछ वो होती हैं जो हम खुद इम्पोज कर लेते हैं। इसी तरह से अनसेफ बिहेवियर्स जो हैं उनकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं और वो इन्फेक्शंस जाके आगे चल के ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह की बीमारियां कर सकते हैं कि जो हस्बैंड में भी वाइफ में भी दोनों में रुकावटें पैदा करते हैं। ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो ये सारी वो चीज़ें जो आपके अपने इख्तियार में हैं, जो आपको कर सकते हैं। क्या करना चाहिए बचाने के लिए? एक चीज़ जो बहुत अहम है ना, हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे इधर अब 1-2 महीने हुए बच्चा नहीं हुआ तो वो आप दाई के पास चले गए, दाई ने आपको अंदर रखने के लिए पोशंस दे दिए, दवाइयाँ दे दी। इतनी गंदी गंदी चीज़ें हमने वहाँ से रिकवर की हैं ना जो अंदर रखी हुई होती हैं, कि एक केस में मैंने देखा था उन्होंने तेज़ाब अंदर रखा था उसमें ना सोक करके, तो वो सारा कुछ उसने अंदर बर्न कर दिया था। तो वो तो बेचारी जा रही है, उसको तो नहीं पता ना क्या हो रहा है, और जो कर रहे हैं वो पता नहीं किस उसमें कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो क्वालिफाइड लोग तो होते नहीं हैं। तो वो आई विल एडवाइस कि वो आप चलो दाई के पास जा भी रहे हो, दिखा भी रहे हो, आप अंदर रखने वाली कोई दवा नहीं यूज़ करो, उसकी दी हुई, किसी की भी दी हुई। करो क्या? प्रॉपर डॉक्टर से रुजू करो। डॉक्टर क्या टोटका दे दें? आपको मालूम है मॉर्निंग शोज में ना खवातीन बहुत सारे टोटके देके जाती है, आप भी कोई टोटका दे देना। मसला यही है ना कि सबको टोटका चाहिए, टोटका और एक टीका। टोटका नहीं काम करता। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने बहुत ज़्यादा जिसकी रेशो आप ये देखी है, यूट्रस में रसोली, आम अल्फाज में मैं बता रही हूँ ताकि हर सुनने वाले को समझ आ जाए कि वो बच्चादानी में रसोली होती है, या तो कंसीव नहीं कर पाते, अगर कंसीव कर लेते हैं तो बच्चे के साथ तो रसोली बड़ी होती है, रसोली को नहीं निकाल सकते, अदरवाइज़ आपका मिसकैरेज हो जाएगा, तो बच्चे के साथ ही वो रसोली भी बढ़ेगी और उसके बाद वो निकलेगी। इसकी वजह क्या है इतनी ज़्यादा रसोलियाँ ये जो अब होना शुरू हो गई? रसोली जो है ना, वो देखो हर 5 में से एक औरत के यूट्रस में वो छोटे वाली रसोलियाँ होती हैं जो फाइब्रॉइड कहलाती हैं। ठीक है, कुछ नहीं करती, पड़ी रहती हैं। हो सकता है हम भी अपना अल्ट्रासाउंड कराएं जाके तो निकल आएगा, ठीक है, लेकिन ये कि वो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं करता। ये वो उसे उस वक्त मसला करती हैं जब वो बड़ी हो जाएं या वो उस जगह पर हो जहाँ बच्चे ने ठहरना। बड़ी क्यों होती हैं? देखो यूजुअली जेनेटिक होता है, आपके अंदर टेंडेंसी होती है फाइब्रॉइड्स बनाने की, तो अगर टेंडेंसी है तो आप बनाएंगे, और यूजुअली जिनमें टेंडेंसी होती है वो बनाते रहते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि फाइब्रॉइड अगर है भी छोटा मोटा मौजूद तो मैं उसके साथ ही प्रेगनेंसी कराऊं, और यूजुअली वो मैनेज हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता। सही, ठीक है, क्योंकि फाइब्रॉइड को निकालने के लिए सर्जरी जो है ना, इट्स अ बिग सर्जरी, और उस सर्जरी की वजह से कभी कभी यूट्रस निकालने की कोशिश की ज़रूरत भी पड़ जाती है। सो वी ट्राई टू अवॉइड इट। अच्छा, अब 2 चीज़ें और मेरे जहन में जो मैं आपसे पूछूंगी गाइडेंस के लिए, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, एक हमारे यहाँ जंक फूड का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ खाना नहीं बना हुआ, चाउमीन मंगवा लो, पिज़्ज़ा मंगवा लो, बर्गर मंगवा लो, या फिर कराची में तो स्पेशली कढ़ाई और नान और बिरयानी ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इतना ज़्यादा ये ओबीज़ हो चुकी हैं ख़वातीन के, अब पूरी बॉडी पे एज सच फैट्स नहीं होंगे, पेट पे बाकायदा टायर बना होगा जो बढ़ता जा रहा है, उसकी फ़िक्र नहीं है, कंसेप्शन नहीं होती इसके साथ भी, ऐसा ही है। देखो जो पेट वाला टायर आपने कहा ना, वही सबसे ख़तरनाक है। हम जब ओबेसिटी की बात करते हैं या मोटापे की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं जो वेस्ट आपके जो नाफ है ना उसके, और समझो सिम्फिसिस प्यूबिस यानी उनके बीच वाली जो जगह है ना, मिड वाली सर्कमफेरेंस लेते हैं, और उसी से सारी बीमारियां, डायबिटीज़ है वो अगर आपकी ज़्यादा है, आप में डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होगा, आप में हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा होगा। एक्चुअल ओबेसिटी वही है, तो उसको कंट्रोल करें, क्योंकि उसकी वजह से ज़ाहिर है जब आपका वज़न बढ़ता है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं उनका इंटरप्ले जो है गड़बड़ होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एग नहीं बनता। आपने डायबिटीज़ की बात की है, वो ख़वातीन जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डायबिटीज़ हो जाती है, वो उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत होती है। अक्सर डॉक्टर से मैंने सुना है, वो क्या लाइफस्टाइल है जिनको अपनाना चाहिए? हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में कम करने होते हैं, प्योर शुगर्स कम करने होते हैं, ठीक है, और उसको कंट्रोल रखना होता है। डायबिटीज़ क्या इनको डायबिटीज़ जल्दी होने का भी होता है? जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो रही है उनमें आगे चल के डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा है। पांचपन बढ़ने से दुनिया की आबादी कंट्रोल में आएगी। दुनिया की आबादी आज 8 अरब से तजावुज़ कर गई है, और हम जानते हैं कि इतना खाना नहीं है दुनिया के पास कि वो 8 अरब पेट भर सके, लेकिन अल्लाह की शान है, वो सबको चला रहा है। लेकिन फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि पांचपन बढ़ने से आबादी कुछ कंट्रोल में आएगी।
नॉट रियली। देखो ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके 10 बच्चे हैं, वो 11वें के लिए भी जा रहे हैं, 12वें के लिए भी जा रहे हैं। बड़ी बात है डॉक्टर साहब, इस महंगाई के दौर में जो है देही इलाकों में लोगों ने 10-10, 11-11 बच्चे पैदा किए हुए, सलाम उन्हें पेश करते हैं। अल्लाह पालने वाला पल जाएंगे, कि वो माइंडसेट है तेरा। अच्छा, क्योंकि ये वाले हैं, और मतलब उसमें मसला ये है ना कि किसी का एक भी नहीं है और किसी के 10-12 हैं, तो इसलिए बांझपन का इलाज ज़रूरी है। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में ये पॉलिसी ठीक है, बच्चे 2 ही अच्छे? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल, बच्चे अब 2 वो खवातीन जो 4-4, 5-5 सी सेक्शंस करवा रही हैं, फिर वो क्या गलत कर रही हैं अपने साथ? देखो, अब हर एक का अपना माइंडसेट होता है, अपने अपने ये जो है ना, इट्स बेसिकली है कि वो क्या सही समझते हैं, कितने अपने लिए इनफ समझते हैं। इज इट सेफ फॉर लाइफ? देखो, हर सर्जरी कभी भी अच्छी नहीं होती, मतलब एक के बाद दूसरी के बाद जितने सिजेरियन ज़्यादा होते हैं, आगे चल के जो उनका प्लेसेंटा या आमल नाल होती है ना, वो डर होता है कि वो फिर बच्चेदानी को खाना शुरू कर देगा। बहुत सीरियस टॉपिक पे आप जो बात कर रही हैं, थोड़ा बेसिक सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी की औलाद नहीं हो रही है, इस वक्त वो देख रहा है ये सेगमेंट, कौन से उन्हें टेस्ट कराने चाहिए, क्या उनको चेक करवाना चाहिए? 3 बेसिक टेस्ट होते हैं। एक तो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस सबसे पहले, जो सबसे आसान, सबसे इजी टेस्ट है। दूसरा, खातून जो है उनका माहवारी के 21वें दिन पर एक ब्लड टेस्ट होता है, सीरम प्रोजेस्टेरोन, जो हमें क्लू दे देता है कि उनका एग बन रहा है या नहीं बन रहा। और तीसरा, खातून का ट्यूब का टेस्ट। महंगे तो नहीं है बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब? सीमेन एनालिसिस और जो हार्मोन का टेस्ट है वो इतना महंगा नहीं है। ट्यूब का टेस्ट थोड़ा महंगा भी होता है और थोड़ा तकलीफ दे भी होता है। और दूसरा, वो खवातीन जो डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ड्यूफास्टन टाइप टैबलेट्स लेती हैं, जो कि उनको लगता है कि शायद कंसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस अब ये ले लेनी है गूगल पे सर्च करके, उनको आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, वो बिल्कुल भी ड्यूफास्टन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए नहीं है कि वो उससे कंसेप्शन हो जाएगा। वो गलत बताया उनको जिसने भी बताया। बिल्कुल, तो ये खवातीन जो खुद से अपना वो सेल्फ मेडिकेशन करती हैं, प्लीज़ होश के नाखून लें, ठीक नहीं है आपके लिए। अच्छा, डॉक्टर साहब, अब एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में वो ख़वातीन, एक तो हमारे माशरे में जब ख़वातीन ये बच्चों से फ्री हो जाती हैं तो एक वो लंबा प्रोसीजर चलता है, देसी घी पे घी और पंजीरियाँ और पता नहीं कौन कौन से गर्म पानी के गुसल, तो पता नहीं क्या। सैरिश को फैसलाबाद याद आ रहा है। नहीं, मुझे फैसलाबाद नहीं है, मैं वो बातें जो सुनती हूँ, मैंने कभी फॉलो नहीं किया इन चीज़ों को। अब ये क्या बाद में आपको इतनी कमज़ोरी होती है कि आपने ये सब खाना होता है? देखो, प्रेगनेंसी बॉडी के ऊपर है तो ना एक एडेड बर्डन है, लेकिन आपको हेल्दी खाना है। और यूजुअली कहते हैं कि जैसे अगर आप फीड भी करा रहे हैं तो 2 के लिए खाना नहीं शुरू कर दीजिए, उतना ही खाइए, क्योंकि एक दफ़ा आप जो वेट गेन कर लेंगे उसको लूज़ करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, सैरिश के लिए जो है ना, हमारे यहाँ टैरो कार्ड रीडर्स आते रहते हैं, उन्होंने बताया था कि सैरिश इस साल जो है इंशाल्लाह कंसीव करेंगी और इनकी ख्वाहिश है बेटे की। तो डॉक्टर साहब को एडवाइस कर दें कि ये किस तरह की डाइट मेंटेन करें अगर ये अच्छा खूबसूरत सा बेटा चाहती हैं। कोई डाइट जो है बेटा करने में मदद नहीं करेगी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हुई हमारी लाइटर नोट प्लीज, आप इन सब बातों को इग्नोर किया करें, ये तलाक का प्रॉब्लम है, शादी और बच्चों से बाहर नहीं आते। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। यकीनन बांझपन बढ़ने की वजूहत बहुत सारी हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं, और अगर आपको मजीद हेल्प चाहिए तो डॉक्टर रुबीना से आप सोशल मीडिया पर रब्ता कर सकते हैं। शी इज़ देयर फॉर योर हेल्प। एक ब्रेक लेते हैं सैरिश। जी जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वो साथ हुक दीजिए सैरिश। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और अब एक और बहुत अहम मामला जिस पर हम बात करेंगे वो है ख्वाजा सराओं से रिलेटेड। हमारे मुआशरे में ऐसी मखलूक ट्रांसजेंडर समझे जाते हैं जिन्हें सोसाइटी कबूल नहीं करती, जो कि होना नहीं चाहिए, जिसके बायस मजबूरन इन्हें टोनियों की सूरत में रहना पड़ता है और इनके लिए रोज़गार के मौके बड़े कम रह जाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर ख्वाजा सरा नाच गा कर या भीख मांग कर गुजारा करने पर मजबूर है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और इनके साथ ख्वाजा सरा भी बदल रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल मुल्तान की ख्वाजा सरा स्टेज आर्टिस्ट पिंकिश हैं, जो स्टेज आर्टिस्ट थी लेकिन फिर उन्होंने ये फील्ड छोड़ी और अब वो अपनी मेहनत से अपना खुद का ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, और बड़ी अच्छी बात है जनाब। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से इंडिपेंडेंट होता है और ज़माने का मुकाबला करता है, तमाम जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको फेस करते हुए आगे की जानिब बढ़ता है। तो हमें पिंकिश अभी ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पिंकिश। आपको सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, आप अपना पार्लर कामयाबी के साथ आप चला रही हैं। कैसा लगता है आपको जब आप खुद को कामयाब देखती हैं, लोग आके आपको सराहते हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा अस्सलाम वालेकुम, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। मैं अक्सर आप लोगों का चैनल देखती रहती हूँ और
उसके बाद ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी मेहनत करती हूँ और मैंने ये तकरीबन होंगे 6-7 मंथ कि मैंने अपना पार्लर बनाया है और ऐसी काफ़ी फैमिलीज़ हैं मेरे पास आती हैं, काफ़ी लोग हैं मेरे पास आते हैं, मैं उनका काम करती हूँ, मुझे इतनी खुशी महसूस होती है बहुत ज़्यादा। चलें, आपकी अपनी कम्युनिटी में भी आपको अप्रिसिएशन मिलती होगी यकीनी तौर पर। हाँ जी बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जो मेरे अपनी जो फील्ड्स के लोग हैं वो माशाल्लाह बहुत खुश होते हैं। आप इनकरेज करती हैं अपने साथियों को कि वो भी करें ये काम, ऐसे इंडिपेंडेंट खुद को समझें, कोशिश करें? वो देखिए असल में ये बात है मिस, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो भी है अक्सर मैं वीडियो देखती हूँ, गुड मॉर्निंग के देखती हूँ, कुछ जो मेरी फील्ड्स के लोग होते हैं मैं देखती हूँ अक्सर जगह पे कह रहे होते हैं जी भाई क्या कहते हैं हमारे ख्वाजा सराओं को कुछ करना चाहिए, कुछ करके दिखाएं। ठीक है, वो भाई माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी सेंस लेबल होते हैं, उनको पता होता है हर चीज़ का, लेकिन वो तो कहते हैं ना बैठ के भाई इन फीमेल्स को कुछ करना चाहिए, लेकिन मैंने करके दिखाया है। मैंने ये सब कुछ करके दिखाया है कि अपनी मेहनत करो, अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, ठीक है ना। और ये जो चमकती दुनिया है ये क्या कहते हैं मसले पूरी जिंदगी नहीं रहती, ये पूरी लाइफ नहीं है, ठीक है ना। जो अपनी मेहनत है वो हमेशा पूरी लाइफ रहती है। बड़ी खुशी है मुझे आपकी बातें सुनकर हो रही है। अल्लाह ताला करे ऐसा कि जितने भी ख्वाजा सरा हैं वो नाच गाना छोड़कर आपकी तरह कोई सही और अच्छा पेशा अपनाएं, क्योंकि मेरी नज़र में ये ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ख्वाजा सराओं का इमेज हमारी सोसाइटी में कम हुआ है, गिरा है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देखिए अब जिस तरह का नाच गाने का सिलसिला हम जानते हैं ख्वाजा सरा डांस पार्टियों में, ये वो नहीं अच्छा लगता। उसके अलावा मेरा एक और एतराज़ आपसे है, वो ये है कि जिस तरह का नाम आपने रखा हुआ है पिंकिश, बहुत सारे लोग इस नाम को एक सोसाइटी का नाम नहीं समझेंगे, एक ख्वाजा सराई नाम समझेंगे। मेरी नज़र में कुछ ऐसा नाम होना चाहिए था जो सोसाइटी के अंदर कैमोफ्लेज कर जाए, मिक्स कर जाए, ताकि स्टैंड आउट ना करे, ऑड ना लगे। नहीं, मैं बताती हूँ सर, मैंने पिंकिश ब्यूटी बार लिखा है, मेरे पार्लर का जो नाम है वो पिंकिश ब्यूटी बार है, ठीक है ना। जो मेरा अपना नाम है मैंने अपना पार्लर का भी उसी नाम से बनाया है, क्योंकि मैं अपनी पहचान करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो मेरा नाम है मेरे नाम से मेरी पहचान है कि मैंने जो कारोबार जो बिजनेस किया मैंने अपने नाम से किया है। नहीं, असल में पिंकिश तलहा का गिला ये है कि जिस तरह आप लोगों को स्टैंड आउट करते हैं आप लोग सोसाइटी से कि लोग आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो अगर आप ढके छुपे अंदाज में अपने आप को देखिए कामयाबी शोर मचाती है, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, तो उसके लिए नाम भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को एटलीस्ट ये फील ना हो कि शायद ये हमसे कुछ हटके है, हम जैसा ही है, आपने क्यों खुद को सबसे अलग फील करवाना है। तो ये नाम भी इस तरह के होने चाहिए जो आमतौर पर लोगों के होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी आप सही कह रही हैं, 100% ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। तो चलिए इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी बात के ऊपर इत्तेफाक रखती हूँ, अमल करूंगी। सही। अच्छा चलिए मुझे ये बताएगा पिंकिश कि आपने शुरुआत कैसे की? आपने कैसे सोचा कि आपको एक पार्लर खोलना चाहिए और आपको किस किस ने आपकी हेल्प की, किस तरह पहुंची आप यहाँ तक? ये क्या कहते हैं, बात ये है मिस के जब मैं आई थी इस फील्ड में ना, जब मैं इस फील्ड में आई थी कि एक मेरी ना जब मैंने दुनिया को देखा और मैंने जब ऐसे बड़े बड़े लोगों को जो क्या कहते हैं जो हमारी फील्ड के लोग होते हैं, फिर ऐसा वक्त आता है कि हमारी फील्ड के लोग भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। देखिए एक तो फैमिली तो छोड़ती है साथ, ठीक है, उसके बाद जो हमारी फील्ड के लोग होते हैं वो भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ अरसे के बाद सोचा, मैंने कहा है कि मैंने अपने आप से खुद फैसला किया, मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैं मसलन पूरी ज़िंदगी ना नाच सकूं, मैं कोई ऐसा काम करूं और जो मैं अब रात को अपने घर जाके सोऊं और सुबह उठ के मैं अपना काम करूं। फिर मैंने ना ये चीज़ सोची बहुत, फिर उसके बाद कोई इस तरह का टाइम आया कि मैं ना अपने मुल्क से बाहर चली गई, मैं चली गई बहरीन। ठीक है, हाँ जी, ये मैंने पाकिस्तान से भी सीखा, फिर मैं पाकिस्तान से बाहर चली गई थी बहरीन, तो मैं बहरीन 1 साल रह के आई हूँ, मैंने 1 साल में बहरीन में रही हूँ, तो फिर मैं ये काम माशाल्लाह उधर भी सीखती रही हूँ मैं। सैरिश को आप फ्री फेशियल देंगे?
फिर ये मैंने काम सीखा और फिर हाँ जी सर। सैरिश को एक फ्री हाइड्रो फेशियल चाहिए। हाँ जी बिल्कुल दूंगी, बिल्कुल दूंगी सर, मोस्ट वेलकम। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपका कहना ही काफी है, बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा, हाँ, तो मैं ये चीज पैसे आपने जमा किए पार्लर बनाने के लिए, किस तरह से आपने इस पार्लर को बनाया, खड़ा किया, मुझे ये बताइएगा, किस तरह हायरिंग की, लड़कियां आराम से राजी हो गई आपके साथ काम करने के लिए, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करने पड़े? मैंने हाँ जी करती हैं, हाँ जी करती है। मेरे पास बहुत सी लड़कियां, शरीफ लड़कियां काम करती हैं, मैं जिनकी कोई मिसाल नहीं दे सकती। इतनी अच्छी मुझे स्टूडेंट मिली है कि खुदा से मैं कुछ और भी मांगती हूँ तो मुझे कुछ और भी मिलता। और उसके बाद वो मेरी इतनी अच्छी इज्जत करती हैं, मेरे पार्लर को संभालती हैं, मैं खुद भी काम करती हूँ, मेरी वर्कर्स बहुत अच्छी हैं और ये अल्लाह का शुक्र है। और फिर मैं क्या कहते हैं, जो मसलन के जो हमारी फील्ड के लोग हैं उनको भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। देखो खुदारा, ये जो चमकती दुनिया को छोड़ दो, ये काम पूरी जिंदगी नहीं रहता, ठीक है ना। इंसान पूरी जिंदगी नाचता ही रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई अपना कारोबार सोचो। देखो, जिसे पार्लर चलाना आता है पार्लर चलाए, कोई बंदा बुटीक चला सकता है बुटीक चलाए, हाँ जी, जो बंदा बुटीक चला सकता है बुटीक चलाए, कोई इसके अलावा कोई काम कर सकता करे। लेकिन ये जो चमकती दुनिया ना, ये सब झूठ है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना ये इसमें आज है ना कल है। देखो, मैं अभी भी इस फील्ड में जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन वही लोग मेरे ऊपर लाखों रुपए फेंकेंगे, वही लोग हजारों रुपए फेंकेंगे। और बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है। हाँ जी, जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो मैसेज ज्यादा प्रॉपर जाता है। बहुत शुक्रिया आपका पिंकिश, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे, आप तरक्की करती रहें और बहुत सारी लड़कियां आपके साथ हैं जिनका रोजगार जुड़ गया है। और जो पिंकिश ने बड़ा खूबसूरत जुमला अदा किया इख्तिताम के करीब कि इस चमकती दुनिया में कुछ नहीं है, अपने बुजुर्ग का कॉल आपके सामने रख रहा हूँ। ये जिंदगी कश्ती का सफर है, दुनिया पानी है, अगर ये दुनिया कश्ती में आ गई तो मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, डूब जाओगे। इसीलिए चमकती दुनिया पे दिल नहीं लगाना है। और पिंकिश ने बड़ा एक अच्छा ट्रेंड स्टार्ट किया है। होप दूसरे ट्रांसजेंडर्स भी ये नाच गाना आप छोड़ दें, क्योंकि उनके इमेज के लिए बहुत बुरा है, और अच्छी सोसाइटी और अच्छे रोजगार की तरफ आए। और तला, मुझे बात बताएं, मेरा ख्याल है आपको भी फेशियल की जरूरत थी, तभी आपने मेरी ही बात की है। नहीं, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, ना मेकअप है, ना मेरे बाल 2 घंटे बनते हैं, ना दाढ़ी को 2 घंटे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बनेंगे कैसे? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। एनीहाउ, मैं पिंकिश से बात करूंगी ऑफ कैम, अगर आपको कोई थोड़ा बहुत अगर वो सर्विसेज चाहिए तो मेरा ख्याल है आपको भी वो प्रोवाइड कर देंगी। राइट, लेकिन एक बड़े अच्छे इंसान इस वक्त हमारे शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया कि पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद हो गया। बिल्कुल, तुर्किया ने हालिया ज़ल्ज़ले में गना कदर खिदमात पर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी के एजाज़ से नवाज दिया है। और तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अल-खिदमत पाकिस्तान के नुमाइंदे को अवार्ड दिया। डॉक्टर इकरामुल हक इस्लामी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस अवार्ड के लिए। यकीनन आप खिराज तहसीन हैं, आपने जो काम किया है मैं थोड़ी सी नाम पूरे पाकिस्तान को फख्र है। डॉक्टर इकरामुल हक सलामी नहीं है, सुबहानी है। राइट, माशाल्लाह, तस्हीह के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, बेहद मशकूर हैं आपके। ये मुझे बताइए, कैसा आपका ये सफ़र रहा, कितनी मुश्किलात आपने देखी, कितने लोगों को रेस्क्यू किया, क्या अचीवमेंट्स थी? और थैंक यू अदा करना चाहूँगा यहाँ पे अल खिदमत का भी, जो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की खिदमत में मसरूफ़ है। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया इज़हार ख्याल का। जज़ाकल्लाह जी। पहली गुजारिश तो ये है कि जब ज़ाहिर है 6 फरवरी का एक अलमनाक सानिया हुआ और 7.8 शिद्दत का एक ज़ल्ज़ला जो आया, तो अल खिदमत फाउंडेशन की मैनेजमेंट ने बखूबी अंदाज़ा लगाया कि शिद्दत के ज़ल्ज़ले के नतीजे में वहाँ पर इस बड़े सानिये के नतीजे में क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अल खिदमत फाउंडेशन के हमारे मरकज़ी सदर मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर हफीजुर रहमान साहब ने फौरी तौर पर एग्जेक्टिव कॉल की और 6 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रेस्क्यू कामों का आगाज कर दिया गया। और 7 फरवरी को अल खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर मोहतरम मियां अब्दुल शकूर साहब तुर्किया में मौजूद थे, ताकि वहाँ के हुकूमती अदारों के साथ भी और वहाँ की जो पहले से मौजूद बड़ी NGOs के साथ अल खिदमत फाउंडेशन की कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन मौजूद है,
उनके ताउन के साथ अल-खिदमत फाउंडेशन मुमकिना तौर पर इस बड़े सहाने के नतीजे में होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए और फौरी अमदादी कार्रवाइयों के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दे सकती है, तो उस कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के लिए तो डॉक्टर साहब बताइएगा, सही बताइएगा कि आप लोगों की जो खिदमात रही हैं तुर्की में, कितनी बड़ी तादाद में रेस्क्यूअर्स वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जाकर काम किया, किस तरह से काम किया, यहाँ से कोऑर्डिनेशन कैसी रही, मतलब अपनी खिदमात जो आपने वहाँ सर्विसेज दी उस हवाले से बताइएगा। जी मैं अर्ज करता हूँ। गुजारिश ये है कि जी उसके नतीजे में वहाँ पे जो आफात नामी अदारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत एक्टिव और इफेक्टिव अदारा है, उसकी कोलैबोरेशन जब हुई तो रेस्क्यू कामों का आगाज तो अल-खिदमत फाउंडेशन कर चुकी थी, लेकिन उन्हें सर्च एंड रेस्क्यू के हवाले से टीमें दरकार थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन ने जैसे 2005 का एक जल्जला आया, फिर 2008 का ज़ियारत का जल्जला, 2013 में अवरान का जल्जला और दीगर डिजास्टर्स में अल-खिदमत फाउंडेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जो एक्सपर्टीज थी, उसके नतीजे में वहाँ के अफाद की इंतजामिया ने और हुकूमत ने अल-खिदमत फाउंडेशन के सर्च एंड रेस्क्यू टीम की खिदमत की जरूरत महसूस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पर अल-खिदमत फाउंडेशन की 47 रुकनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो है अपने इक्विपमेंट के जरिए से वहां पर पहुंची और फौरी तौर पर जब वहां पर जो जल्जले से शदीद मुतासरा इलाका अदियामान था, वहां पर उन्होंने अफाद की असिस्टेंस के लिए हमें डिप्यूट किया। मैं यहाँ पर ये अल-खिदमत फाउंडेशन अल-खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से रजाकार गए, लेकिन हमने पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी की और इंसानियत के नाते से ज़ाहिर के जो भी हमारे लिए मुमकिन हो सकता था वहाँ पर ये खिदमत फराहम की। पाकिस्तान से इसके अलावा रेस्क्यू 1112 के ट्रुप्स भी डॉक्टर नसीर साहब की सरबराही में वहाँ पर मौजूद थे और इसी तरह से आर्मी के ट्रुप्स भी वहाँ पर मौजूद थे मेजर मतीन फारूक साहब की सरबराही में। लेकिन अल-खिदमत फाउंडेशन के ट्रुप्स ने पहुँच कर भी वहाँ पर खिदमत का आगाज कर दिया और बहुत सारे इलाकों में इंसानी जिंदगियों को जिंदा बचाने के हवाले से और ज़ाहिर है कि जो शोहदा थे उनकी डेड बॉडीज को रिकवर करने के हवाले से एक बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। वहाँ पर जिस एरिया में जल्जला आया था, फरवरी का महीना था, यहाँ भी सर्दी थी, लेकिन वो शदीद सर्दी का इलाका था, -5 -7। डॉक्टर साहब जैसे कि टर्किश लैंग्वेज काफ़ी मुझे तो मुश्किल लगती है, तो ज़ुबान क्या प्रॉब्लम तो नहीं बनी सारे प्रोसीजर के दौरान जितनी देर यहाँ से आप लोगों ने वहाँ पर सर्विसेज दी हैं? जी आप यकीनन दुरुस्त फरमा रही हैं जी। लैंग्वेज बैरियर एक बड़ा बैरियर था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जिस चीज़ को अरेंज किया हुआ था कि हमें वो मुख्तलिफ एरियाज के लिए जो है वो ट्रांसलेटर जो है वो कम्युनिकेटर साथ देते थे ताकि हमारी कम्युनिकेशन हो सके। हमारे अपराध में भी ज़ाहिर कि इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्किल तो मौजूद थी, लेकिन ज़ाहिर कि उनके बेशतर लोग उनको अंग्रेजी भी काफ़ी कम आती है। जी सर, जो वहाँ पर टर्किश मौजूद है उनको अंग्रेजी भी काफ़ी कम आती है, वो बेचारे यही बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसे कुछ नौजवान थे यूनिवर्सिटियों के तलबा या ऐसे कुछ नौजवान थे कि जो इंग्लिश भी जानते थे और धारे के वो मकामी थे, तो वो तुर्किया लैंग्वेज जानते थे और इंग्लिश के जरिए से वो हमारी कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑपरेशन के दौरान हमें कहीं पे ये मुश्किल पेश नहीं आई जो ट्रांसलेटर थे। एक और मैं अर्ज करता चलूँ, ये जो आपने लैंग्वेज बैरियर का तस्करा करवाया ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मियां अब्दुल साहब जब 7 तारीख को वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ पर पाकिस्तान के जो सैकड़ों तलबा वहाँ पर जेर तालीम थे उनको कोऑर्डिनेट किया। उनका एक लैंग्वेज बैरियर का इशू भी जो है वो किसी हद तक हल हो चुका हुआ था, वो तुर्की जुबान जानते थे। तो जो बहुत बड़ी तादाद में जो कमोबेश 1.25 लाख के करीब वहाँ पे उन इलाकों के जख्मी थे, उनकी कोऑर्डिनेशन के हवाले से, ब्लड की फराहमी के हवाले से या तबी सहूलतों की फराहमी के हवाले से पाकिस्तानी तलबा को फौरी तौर पर ऑर्गेनाइज किया और पाकिस्तानी तलबा ने भी इब्तदाई मरहले में जो रेस्क्यू का मरहला था उसमें एक बड़ी खिदमत वहाँ पर सर अंजाम दी। तो इस तरह से हमने अफाद की कोऑर्डिनेशन से कमोबेश 9 दिन जो है वो अदियामान में और फिर हटाए उनका सूबा था, वहाँ पर उन्होंने हमें डेप्यूट कर दिया। तो कुछ 13 दिन के करीब जो है अल-खिदमत फाउंडेशन की सर्च एंड रेस्क्यू की टीमों ने अदियामान और हटाए के सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बेहद मशकूर हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसके भी मशकूर हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तानियों की, दुनिया भर में मुसलमानों की, इंसानों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग अस प्राउड। जी जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और तला का पसंदीदा सेगमेंट जिसका वक्त हुआ चाहता है वो सेगमेंट है जनाब बोल प्रेडिक्शन का। सितारों को ही सितारे पसंद आते हैं सर, कभी आप मुझे सितारा बना देते हैं, आज आपका खुद दिल चाह रहा था आप खुद सितारे बन गए हैं। सेल्फ ऑब्सेशन की एक हद होती है। सारा इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं।
अच्छा, सारा आज नहीं है, आगा भेजती हैं और आपकी तो वैसे ही बहुत तारीफ करते हैं। आगा भेजती साहब की क्या ही बात है, माशाल्लाह से वो जब भी बात करते हैं ऐसा लगता है कि सितारे उनके साथ बैठे हुए हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई दो बोल अगर आप तलहा के लिए कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, इनको भी गिला नहीं होगा। मैं भी आपसे गिला नहीं करूँगा अगर आप सहरिश की तारीफ करना चाहें। तला जी अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता ईद मुबारक आप सबको, बहुत मुबारक हो। और तला जो है ना, इनके आवाज के तो मैं आशिक हूँ। सिर्फ ये कि ये एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा दूर भागता है, ये अल्लाह वाला बंदा है। हम अल्लाह से कोई इल्म मांग कर थोड़े से लोगों के सामने शेयर करते हैं। तो सहरिश तला को अपनी अंदाज पे रहने दो और मैं और आप ही बात करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, अल्लाह आपको खुश रखे बहिश्ती साहब। लेकिन ये ना दरमियान में जब तक थोड़ा सा ये कहते हैं ना वो टुक टुक ना कर लेना तो इनको भी मज़ा नहीं आता। फिक्र ना करें, ये साथ ही होंगे। मुझे सबसे पहले ये बताएगा आगा साहब, आज फाइनल राउंड है मुज़ाकरात का पीडीएम जमातों और पीटीआई के दरमियान। आपको क्या लग रहा है, कुछ पॉजिटिव खबरें हैं? मेरे हिसाब से कोई मौज़ा ही होगा कि अगर ये इत्तिफाक करे इलेक्शन के लिए। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन नवाज शरीफ या दीगर बहानों से या किसी भी बहाने से भागने के इम्कान ज़्यादा नज़र आ रहा है। और मेरे लिए कोई बड़ा मौज़ा होगा अगर ये इत्तिफाक कर रहे इलेक्शन के लिए। मुझे नहीं लगता है कि ये इलेक्शन के तरफ ये सिंसियर होंगे या इलेक्शन कराने चाहेंगे या इलेक्शन के बारे में ये सोच रहे होंगे। ये इनको ये मालूम है क्योंकि इनकी जायचे में ये बात वाज़ेह है और बहुत से हुकूमती अरकान हमसे जायचे बनवाते हैं, पूछते हैं। और शहबाज शरीफ के किसी खास बंदे से ने भी मुझसे जायचे बनवा के पूछा कि आप बताएं शहबाज शरीफ अगले क्या बनेगा। मैंने कहा अगले या तो जेल है या तो बाग लंदन है या तो या इसके लिए आइंदा कोई चांस नजर नहीं आता है। ये तमाम लोगों से पूछने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे उन्होंने अगले इलेक्शन हारना है। इसलिए जितने मुद्दत हो सके, मैं आपको ये सितारों से बता, जितने मुद्दत हो सके ये खींचने की कोशिश करेंगे और ये बहाने हुलिया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आगा साहब सबसे मोहतरम इदारा इंसाफ का बोलबाला जिससे होता है, जो कि जिसका हुक्म सर आंखों पर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, उसके साथ जो एक महाजराई की सूरत हाल है, इसका नतीजा आप, इसका एंड ड्रॉप सीन आप होता क्या देख रहे हैं? देखिए इसके जो नतीजे जो नजर आ रहे हैं, ये जो इलेक्शन होंगे वो मैं आपसे अर्ज करूं ये सुप्रीम कोर्ट से ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होंगे, उसके फैसले से होंगे, आज हो या 10 दिन बाद हो। जो इख्तियारात पर हमला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, और इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होंगे और इसी के अहकामात के मुताबिक होंगे। ये कोशिश करेंगे निकलने की, जिससे यकीनी तौर पर जिस तरह पहले से भी इनके गलत फैसलों से हुकूमत ने नुकसान उठाया है और सुप्रीम कोर्ट की बातें न मानने से भी इनकी काबिना और बहुत से ऐसे अशखास के ऊपर नुकसान उठाने के इम्कान मौजूद है। जीत आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ही होगी और सब हार जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात ये सलब करने की कोशिश हो रही है, एक बाकायदा कैंपेन भी चलाई गई है। फिर आपको पता है ये बिल भी अभी ज़ेर समात है जो उन्होंने आज अदालत में लगा हुआ है सारा केस। इस पर आप क्या देख रहे हैं, सितारे क्या बता रहे हैं? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इनको रिजेक्ट कर जाएगी और इनकी जो कानूनी जो हैसियत है उसको ख़त्म कर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के जो खिलाफ जो साजिशें या इन्होंने जो कौमी असम्बली से जो करारदाद पास की गई है उसको रिजेक्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट अपनी जो हुक्मरानी है वो बरकरार रखेगी और हुकूमत को शिकस्त होगी। जी चलो आप खामोश मत बैठे, कुछ पूछें। जमहूरियत का तो बहुत जिक्र किया बहिश्ती साहब, जमहूर का भी जिक्र करें। पाकिस्तान में पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं, उनका मुस्तकबिल आपको कैसा लग रहा है? तला भाई बहुत शुक्रिया, आपने भी कोई सवाल किया, मुझे अच्छा लग रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की जो बका है और वो आप यकीन करें कि इलेक्शन पर है और अगर इलेक्शन के ऊपर अगर चले जाएंगे तो महंगाई काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगी, डॉलर गिरना शुरू हो जाएंगे और महंगाई तो खैर कुछ अर्सा तक रहेगी। डॉलर गिरना शुरू हो जाएगी, कहाँ से गिरेंगे? इस दरख्त के नीचे तला बैठना चाहते हैं, कहाँ से गिरेंगे डॉलर? जी जी, और डॉलर में भी कमी आना शुरू हो जाए अगर इलेक्शन होंगे। नहीं होंगे तो हम 300 350 तक हम डॉलर को लेके जाएंगे। जी अच्छा। शायद खाकान अब्बासी निजाम बदलने की बातें करना शुरू हो गए हैं, करप्शन को निकाल के बाहर लेकर आ रहे हैं, सबके सामने रख रहे हैं बात को। क्या वो भी पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे आने वाले वक्त में?
फिलहाल पीटीआई तो नहीं कह सकता हूँ, अलबत्ता इनके जो सितारे पिछले बहुत अरसे बाद बहुत बेहतर हुए। कल भी किसी चैनल में मैंने यही बात कर रहा था, तो एकदम ये जो है वो अब्बासी साहब की जो सितारे हैं वो बहुत बुलंद हुए। तो मुझे लगता है आगे कोई अच्छा फैसला करने वाले हैं, या तो ये तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे या कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ी जिम्मेदारी के कांधों पर आने वाली है। जी, इलेक्शंस बड़ी ईद से पहले, बड़ी ईद के बाद या अगले साल? यही साल मुझे लगता है जुलाई और अगस्त तक इस हुकूमत के सितारा हमेशा के लिए ग्रुप होता नजर आ रहा है, और अगली हुकूमत और अगले 2-3 महीने में इमरान खान की हुकूमत नजर आ रही। तो मुझे लगता है जुलाई तक ये इलेक्शन होनी चाहिए, जुलाई और अगस्त के दरमियान। लॉन्ग मार्च होता देख रहे हैं? फिलहाल तो नहीं, बाकी एहतजाजी मुजाहरे होंगे और धरने हो सकते हो। इलेक्शन तक बहिश्ती साहब, इमरान खान साहब के लिए हालात कैसे होंगे इलेक्शन तक? इमरान खान के लिए इंतहाई सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपके बहुत से प्रोग्राम में ये बात करता है, और पहले से ज्यादा इमरान खान के लिए खतरात मौजूद हैं। उनकी सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देना होगा। कानूनी जो माहिरीन हैं उनके मदद से सुप्रीम कोर्ट या दीगर कोर्ट की जो अदालतों में उनके भरपूर तरीके केस लड़ना होगा। 2 माह में थोड़े से मसाइल जरूर है, बिलखुसूस उसकी सेहत के हवाले से सियासी अनासिर इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अपनी सिक्योरिटी जितना मुमकिन है मिलने जुलने से एक सवाल आ रहा है मुझे सर, ये बताइए बहिश्ती साहब, इमरान खान साहब के लिए जो है ना इलेक्शन से पहले शादी बड़ी मुफीद साबित होती है, क्या उनको एक और शादी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और बस जो बुशरा बीबी है उसके लिए साहिब दुआ है, ये काफी है। और सोचते अच्छा, बिलावल का क्या स्टार्स क्या कह रहे हैं? बिलावल के उनकी तो शादी करा दें। बिलावल के तो इस साल कोई शादी नजर नहीं आ रही है, और शायद अगले 2024 और 25 के दरमियान उसकी शादी नजर आ रही है। जी, थैंक यू बहिश्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भुट्टो की शादी हो गई है, बिलावल के ऊपर ही प्रेशर बन जाएगा कि बेटा आप भी कर लो। फैमिली में दूसरों की शादी हो रही है। फातिमा भुट्टो को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे उनकी शादी की। यकीनन भुट्टो खानदान से पाकिस्तानियों को बड़ी उनसियत है, प्यार है, और जब भी उनके घर में खुशियां आती हैं हम भी खुश होते हैं। जी, इसके साथ ही इस खूबसूरत सी बात के साथ ही मुझे तलहा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।